जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जेईई एग्जाम के लिए एड्यूटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ नंबर 6 पब्लिश किया गया है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यह जो टेस्ट पेपर है आपको कब पब्लिश किया गया है, तो यह 28 फरवरी को पब्लिश किया गया फुल लेंथ नंबर 6। हम लोग इसी टेस्ट पेपर को डिटेल ढंग से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। माउंटेन पीक और माउंटेन रेंज। नोकरेक जो है, नोकरेक आपको माउंटेन पीक कहाँ पर है, तो गारो हिल्स में, याद रखिएगा। तारामती जो है नागा हिल्स में है, और सेडल पीक जो है आपको कहाँ पर है, अंडमान में है, लक्षद्वीप में नहीं है। कहाँ पर है, ये आपको अंडमान में है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, इसमें से 2 सही सुमेलित है, नोकरक और सरामती। तीसरा जो है गलत है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स जो है यहाँ पर आपको सही है। तो ये सारा जो है फिक्स, इसको थोड़ा सा डिटेल ढंग से यहाँ पर समझिए। तो नोकरक जो है गारो हिल्स, और सरामती जो है नागा हिल्स, और सेडल पीक कहाँ पर है, अंडमान आइलैंड में है। तो नोकरक हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स इन मेघालय। तो याद रखिएगा, नोकरक पीक जो है आपको गारो हिल्स जो है, गारो खासी जयंतिया जो हम लोग मेघालय में देखते हैं, उसमें गारो हिल्स में, मेघालय में आपको नोकरक हाईएस्ट पीक, इसका हाइट कितना है, तो 1412 मीटर है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। माउंट सारामती जो है हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, नागालैंड में। नागा हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट सारामती है। यह जो है आपको ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया और म्यांमार है। और उसका सेडल पीक जो है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अंडमान जो है, इसका एलिवेशन कितना है, 732 मीटर है। तो सेडल पीक याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको इसमें कर रहा है, मैं रीजन और असर्शन स्टेटमेंट। इन इक्वेटोरियल रीजन कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑफन अकर्स इन द आफ्टरनून। यह पॉइंट सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद प्राय संवहनीय वर्षा होता है। इक्वेटोरियल रीजन में जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, यह बात सही है। अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाता है, यह बात सही है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एयर गेट्स हीटेड, राइजेज अपवर्ड, कूल्स एट हायर एल्टीट्यूड एंड कंडेंसेस। तो ये दोनों पॉइंट जो है, स्टेटमेंट और रीजन जो है आपको इक्वेटोरियल रीजन में रेंज से संबंधित सही है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या जाएगा आपको, ऑप्शन। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए, आपको इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, सरफेस जो है पहले गर्म होता है, गर्म होकर हवा ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आपको राइज और कूल होता है, ऊपर जाके फिर आपको बारिश हो जाता है। आफ्टरनून के समय लगभग में बारिश होता है। तो यही जो है आपको साइकिल इक्वेटोरियल रीजन में बारिश का फॉलो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स इन आफ्टरनून। कन्वेक्शनल हाई टेम्परेचर हिट्स द एयर कॉजिंग टू राइज, टेम्परेचर के कारण एयर ऊपर जाता है। द एयर कूल्स एट हायर एल्टीट्यूड, और कंडेंस ऊपर जाके हवा जो है ठंडा हो जाता है, फिर आपको कंडेंस होकर नीचे आ जाता है, जिससे आपको बारिश होती है। याद रखिएगा, यह आपको इक्वेटोरियल रेनफॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोट द पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, मैप बेस्ड है। विश्व भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा, इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, दक्षिणी सूडान जो है, यह आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो एक बार हम लोग मैप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसको एक बार देखें। देखिए यहाँ पर यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो गूगल मैप में देखिए तो ये है बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा कंट्री आता है, तो सीड, याद रखिएगा, एस डबल ई डी, सीड। इसका मतलब क्या है, एस से सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिट्रिया और डिजिबुटी। यह जो आपको गूगल मैप में दिख रहा है सिड, इसी को हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। साउथ सुडान यहाँ पर है, साउथ सुडान आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम लोग अफ्रीकन कंटिनेंट में किस 4 देश को मिलाकर बनाते हैं, तो इरिट्रिया, डिजिबुटी, इथोपिया एंड सोमालिया। तो ये याद रखिएगा, सिड कंट्री जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर, उसके बाद है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सिटी 1 को सिटी 2 से मैच कीजिए। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, हरमुज स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट, हर बार लगभग आपको स्टेट पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको पर्शियन गल्फ, और गल्फ ऑफ ओमान अभी न्यूज में है ईरान पे अटैक होने के कारण। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन कनेक्ट करता है, तो आपको हरमुज स्टेट कनेक्ट करता है। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को कौन कनेक्ट करता है, तो जिब्राल्टर करता है। जावा सी और इंडियन ओशियन को कौन कनेक्ट करता है, तो सुंडा स्टेट करता है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कौन कनेक्ट करता है, तो यह आपको करता है मलक्का स्टेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं, तो कहाँ कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपको जो है यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ कौन सा, हरमुज अभी न्यूज में है, स्टेट ऑफ हरमुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है, तो मेडिटेरियन सी, यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है और अटलांटिक ओशन को। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट कर रहा है, तो मेडिटेरियन सी और इंडिया अटलांटिक ओशन को स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट कर रहा है। हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज, यहाँ ईरान अभी न्यूज में है। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो स्टेट ऑफ हरमुज जो है तो कनेक्ट कर रहा है। अब अगर हम लोग देखें स्टेट ऑफ मलाका, तो स्टेट ऑफ मलाका जो है अंडमान सी और साउथ चाइना सी, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलाका है। ये आपको क्या चीज कनेक्ट कर रहा है, तो स्टेट ऑफ मलाका जो है कनेक्ट कर रहा है अंडमान सी और साउथ चाइना सी। और स्टेट ऑफ सुंडा, यहाँ पे ये स्टेट जो है ये आपको जावा सी को कनेक्ट कर रहा है, किससे, इंडियन ओशन। ये जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में यहाँ पर है आपको कौन सा, तो सुंडा स्टेट। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ सुंडा स्टेट, ये मलाका स्टेट, यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मूज और यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो जेट स्ट्रीम जो है उत्तर और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है।
यह जो है ऑप्शन गलत है जेट स्ट्रीम के बारे में। केवल कुछ चक्रवात ही जेट स्ट्रीम से संचालित होते हैं। ओनली सम साइक्लोन्स आर ड्राइवन बाय जेट स्ट्रीम। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा, जो जेट स्ट्रीम ओनली टेम्परेट साइक्लोन्स आर ड्राइवन बाय जेट स्ट्रीम, व्हाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन जेट स्ट्रीम। तो साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हो सकता है और टेम्परेट साइक्लोन भी हो सकता है। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो मेनली जेट स्ट्रीम से इंपैक्टेड होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होता। तो यह स्टेटमेंट आपको सही है। ओनली सम साइक्लोन्स आर ड्राइवन बाय जेट स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम डबल इन विंटर कंपेयर टू समर। तो सर्दियों में इनकी गति गर्मियों की तुलना में अधिक दुगुनी हो जाती है। इन विंटर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पोल एंड इक्वेटर इज वेरी हाई, कॉजिंग द जेट स्ट्रीम स्पीड टू नियरली डबल। यह भी याद रखिएगा, जेट स्ट्रीम जो अपर एटमॉस्फेरिक जो है आपको विंड का मूवमेंट है, या आपको सर्दियों में इसकी गति गर्मियों की तुलना में लगभग दुगुनी हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है सेकंड और थर्ड सही है। फर्स्ट जो है आपको जेट स्ट्रीम से रिलेटेड गलत है। तो इसका फिफ्थ आंसर क्या हो जाएगा? आपको फिफ्थ का आंसर सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, जेट स्ट्रीम से रिलेटेड। तो जेट स्ट्रीम को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम, तो देखिए जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट इन नॉर्थर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। तो जेट स्ट्रीम क्या है? ए नैरो बैंड ऑफ फास्ट मूविंग विंड एट 10 टू 15 किलोमीटर अल्टीट्यूड इन द अपर ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर में आपको लगभग 10 से 15 किलोमीटर, धरती से 10 से 15 किलोमीटर के ऊपर में आपको एक नैरो विंड ऑफ नैरो बैंड ऑफ फास्ट मूविंग विंड को हम क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में होता है। जेट स्ट्रीम्स आर हाई स्पीड विंड इन द अपर ट्रोपोस्फीयर दैट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जनरली जो है वो जेट स्ट्रीम आपको वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो हमेशा आपको ईस्ट से वेस्ट भी मूव करता है। इंडिया में जो मानसून है वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से इंपैक्टेड होता है। तो याद रखिएगा, इंडिया में जो मानसून है वह कौन सा जेट स्ट्रीम से इंपैक्ट होता है? तो तब ये देखिए, पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये आपको इंपैक्ट करता है। ये याद रखिएगा, पोलर फ्रंट। तो जेट स्ट्रीम का अलग अलग टाइप है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। तो ये याद रखिएगा, जेट स्ट्रीम आपको नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में मूव करता है, और ये आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, कोरिलेस इफेक्ट पर इसका जनरेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम। तो सिंपल तरीके से याद रखिएगा, जेट स्ट्रीम जो है एक हाई स्पीड से मूव करने वाला अपर ट्रोपोस्फीयर में एक विंड है, हाई स्पीड से मूव करने वाला, जो आपको नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। उसके बाद है, इन व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरिलेस फोर्स इज फॉल्स। तो कोरिलेस फोर्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कोरिलेस फोर्स, इट रिजल्ट्स फ्रॉम अर्थ रोटेशन, या पृथ्वी के घूर्णन के का परिणाम स्वरूप है। यह पॉइंट सही है। कोरिलेस फोर्स जो है आपको पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमें महसूस होता है। ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर यह शून्य होता है। तो कोरिलेस फोर्स जो है आपको ध्रुव पर अधिक होता है और इक्वेटर पर जीरो होता है। इसी कारण आपको इक्वेटर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इक्वेटर पर क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि कोरिलेस फोर्स जीरो होता है। तो मैक्सिमम जो है आपको कहाँ पर होता है कोरिलेस फोर्स? तो ये आपको पोल पर होता है, जीरो इक्वेटर पर होता है। उसके बाद है, डिफ्लेक्ट्स विंड टू द लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में पवन को बाईं ओर मोड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको याद रखना होगा। जो कोरिलेस फोर्स जो है विंड जो को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मोड़ता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को मोड़ता है। तो यह याद रखना होगा, ये आप ट्रिक बना के याद रख लीजिएगा। जो कोरिलेस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जो है राइट मोड़ता है। तो ये सी ऑप्शन गलत है। एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यह दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है। तो यह पॉइंट आपको सही है। कोरिलेस फोर्स जो है आपको एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें सी ऑप्शन जो है गलत है कोरिलेस फोर्स के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टाइप इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया कवरेज। निम्नलिखित मृदा प्रकारों को क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर अवरोही क्रम में अवस्थित है। भारत में जो मिट्टी है, तो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो यह है आपको जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। लगभग में 40% जो है आपको जलोढ़ मिट्टी भारत में है। दूसरा नंबर पर कौन सा मिट्टी है? तो रेड और येलो सॉइल, रेड और लाल पीली मिट्टी दूसरे नंबर पर है, 18 से 20%, 18 से 19%। और तीसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल 15%, ब्लैक सॉइल तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपको लेटेराइट सॉइल। तो यह भी याद रखना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1, नहीं, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको भी देखें। तो रैंकिंग अगर करते हैं मिट्टी का, तो देखिए सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल मिट्टी, उसके बाद रेड और येलो सॉइल 18 से 19%, उसके बाद आपको जो है ब्लैक सॉइल लगभग में 15%, महाराष्ट्र वाला इलाका में, लेटेराइट सॉइल लगभग में 4%। इस प्रकार से आपको भारत में मिट्टी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये समझ में आ गया। एलुवियल सॉइल कवर द लार्जेस्ट एरिया, रेड और सेकंड, ब्लैक सॉइल थर्ड, और लेटेराइट जो है स्मॉलेस्ट फुटप्रिंट को ब्लैक सॉइल का हमको देखने को। कोरिलेस फोर्स कॉल्ड बाय अर्थ रोटेशन, अभी बता ही दिया। फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल एंड एक्जेक्टली जीरो एट द इक्वेटर। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। भू आकृतियों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें। तो लैंडफॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा रहा है अभी 5 साल से भी किसी में। तो सर्क जो है ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाने वाला इरोजनल लैंडफॉर्म होती है, यह बात आपको सही है। बारखन जो है विंड के द्वारा बनाए जाने वाला लैंडफॉर्म है। उसके बाद स्टैक जो है समुद्री तरंग के द्वारा बनाए जाने वाला लैंडफॉर्म है। सिंक होल जो है ग्राउंड वाटर के द्वारा बनाए जाने वाला लैंडफॉर्म है। तो इसमें से पूछा कितने सही है? तो ऑल द 4 है आपको सही है। यहाँ पर चारों जो है आपको लैंडफॉर्म सही है। तो ये चारों लैंडफॉर्म को एक बार हम लोग यहाँ पर देखें। तो देखिए, ये जो है आपको सिर्क, ये देख रहे हैं इस टाइप का जो ये है, क्या हुआ, ये ग्लेशियर के द्वारा बनाया जाने वाला लैंडफॉर्म है। तो सिर्क, हॉर्न, टार्न, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद सिंक होल देख रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी क्लास 11 के एनसीईआरटी में लैंडफॉर्म चैप्टर में ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सिंक होल भी आपका एक लैंडफॉर्म है। यहाँ बारखन जो है विंड के द्वारा बनाया जाने वाला लैंडफॉर्म है। और स्टैक जो है आपको सी वेव के द्वारा बनाया जाता है। टाइप से आपको लैंडफॉर्म का भी रिविजन थोड़ा सा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द लेयर्स ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। सूर्य की परतों को केंद्र से बाहर के और क्रम में व्यवस्थित करें। तो सूर्य की लेयर को है, तो सूर्य के सबसे अंदर में होता है कौन सा? आपको इनर मोस्ट होता है कोर, इनर मोस्ट होता है कोर। कोर के बाद आता है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद आता है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, और उसके बाद आता है कोरोना, उसके बाद आता है कोरोना। इसको मैप में देखें
तो ये देखिए, सूर्य का सबसे अंदर में कोर, कोर के ऊपर में फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर और आखिर में आता है कोरोना। तो यही आपको सूर्य का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये आपको सूर्य का स्ट्रक्चर इस तरीके से याद रखना होगा, सीपीसीसी, कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। कोर इज द एब्सोल्यूट सेंटर, फोटोस्फीयर इज द विजिबल सरफेस, क्रोमोस्फीयर सिट्स डायरेक्टली अबव इट, कोरोना इज द आउटरमोस्ट ग्लोइंग एटमॉस्फेयर। आउटरमोस्ट है उसको कोरोना आपको सूरज के बारे में। क्या आंसर क्या रहेगा? 9 का ऑप्शन ए। के बाद है 10th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोल रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में कोल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। मोस्ट इंडियन कोल बिलोंग्स टू गोंडवाना पीरियड। तो भारत का अधिकांश कोल गोंडवाना काल का। तो भारत में जो कोल है उसको दो भाग में बांटे हैं, एक गोंडवाना काल और दूसरा टर्सरी पीरियड। गोंडवाना पीरियड और टर्सरी पीरियड। तो अधिकांश कोल जो है वो आपको गोंडवाना पीरियड का है, यह पॉइंट आपको सही है। टर्सरी कोल अकर्स मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तृतीय कोल टर्सरी टाइम पीरियड का कोल जो है मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। यह स्टेटमेंट आपको सही है। उसके बाद लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब कोल को अगर हम उसकी क्वालिटी के आधार पर बांटे तो सबसे अच्छा कोल तो होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट और उसके बाद होता है पीट। तो भारत का मैक्सिमम कोल जो है वो बिटुमिनस टाइप का, लिग्नाइट नहीं है। ये थर्ड पॉइंट जो है गलत है। तो इसमें आपको सही कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर सही था। एक बार कोल को हम लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेते। देखिए भारत टाइप्स ऑफ कोल इन इंडिया। तो कोल जो है भारत में मैक्सिमम क्या है? बिटुमिनस। लगभग में 70 से 80% जो कोल है वो बिटुमिनस है। सेकंड कैटेगरी का सबसे बेस्ट तो एंथ्रेसाइट जो भारत में कम है। लिग्नाइट 10 से 12% और पीट जो है 2 से 3%। ये याद रखिएगा। अब अगर हम कोल को टाइम पीरियड के अनुसार देखें तो भारत का मैक्सिमम कोल जो है गोंडवाना टाइप का, टर्सरी कोल भारत में कम है। ये याद रखिएगा। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस कोल भी, कोल, आयरन, ये सब आपको टॉपिक मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट होता है। तो कोल सब अच्छी तरीके से रिवीजन करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे में जो चमक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। यह पॉइंट सही है। आप जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन फीडबैक जरूर कमेंट करके दें, ताकि हमें समझ में आए जो आप लोग कितना सीरीज को पसंद कर रहे हैं। और आप लोग का फीडबैक ही एक है जिससे कुछ समझ में आएगा आप लोग को क्या हेल्प हो रहा है और आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर। ठीक है, तो देखिए इसका अगला पॉइंट रीजन, डायमंड हैज अ वेरी हाई क्रिटिकल एंगल व्हिच प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम एस्केपिंग। हीरे का क्रांति कोण बहुत अधिक होता है जिससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। तो यह पॉइंट आपको गलत है। हीरे का जो है आपको क्रिटिकल एंगल जो होता है बहुत ही कम होता है। तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा। हीरे में का जो है क्रिटिकल एंगल जो है आपको बहुत ही कम होता है। तो ये रीजन जो है गलत है, एक्सर्शन सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें। उसका चार्ज पार्टिकल इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल। एक आवेशित कण समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है। कण का पथ क्या होगा? अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो आपको सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। वृत्ताकार पाथ विद गति जो ऊर्जा जो है स्थिर रहेगी। या इन्फॉर्मेशन को देखिए। सबसे पहले तो डायमंड के बारे में हम लोग देखिए। जो डायमंड का जो चमक होता है उसका रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है? लो क्रिटिकल एंगल होता है। और कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा जिसके कारण यह सर्कल में मूव करता रहेगा। यह चार्ज पार्टिकल विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, द मैग्नेटिक फोर्स डज जीरो वर्क। ए चार्ज पार्टिकल एंटरिंग परपेंडिकुलर मूव्स इन अ परफेक्ट सर्कुलर पाथ। तो यह भी याद रखिएगा। चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा चार्ज पार्टिकल। उसके बाद है व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस एंट्रोपी। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसमें जो है आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करता है। एक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और आपको उसके बाद कौन सा है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक बार हम लोग यहाँ पर चारों लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देख लें। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर ए इक्वल टू बी टेम्परेचर है और बी जो है सी के बराबर है तो ए और सी का टेम्परेचर सेम होगा। ये आपको क्या कहलाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसे टेम्परेचर मेजर हम लोग। दूसरा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है एनर्जी कंजर्व है। टोटल एनर्जी जो है दुनिया का कंजर्व है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये केवल चेंज होता है फॉर्म। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है हीट फ्लो और एंट्रोपी को बताता है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बताता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी क्या होगा? जीरो होगा। यह जो है आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस तरीके से 4 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या होगा? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन इज फॉल्स। नाभिकीय विखंडन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नाभिकीय विखंडन को देखिए। ए हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? आपको एक हेवी न्यूक्लियस जो है लाइटर न्यूक्लियस में ये टूट जाता है फ्यूजन में। और फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में जुड़ता है। यहाँ फ्यूजन है, FIS फ्यूजन में टूटता है। तो यह जो है पहला पॉइंट यहाँ पर आपको सही है। उसके बाद एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यह याद रखिएगा। फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में जब दो न्यूक्लियस जुड़ता है वहां पे एनर्जी ज्यादा क्रिएट होता है। और जब फ्यूजन में जब न्यूक्लियस टूटता है तो वहाँ एनर्जी कम होता है। तो ये सेकंड पॉइंट जो है गलत है। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चाहे फ्यूजन हो या फ्यूजन हो, दोनों में मास ही इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टीन का जो फेमस फार्मूला है उसके अनुसार मास जो है आपको द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये हमेशा सत्य है। तो 1 और 3 जो है सत्य है, सेकंड जो है गलत है, क्योंकि एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज लेसर देन द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कम जनरेट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा होता है।
तो यहाँ पर और स्टेटमेंट 1 और 3 जो है सही है। तो पूछ रहा था गलत कौन-सा है, तो सेकंड जो है आपको सेकंड जो है गलत है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 नीचे मैच करना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिद्धांत किसने दिया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, याद रखिएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अर्थात हम स्पीड और जो पोजीशन है यह मेजर नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो थ्योरी दिया था किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का थ्योरी दिया था। और वेव मैकेनिक्स का कांसेप्ट किसने दिया? तो एरविन स्क्रोडिंजर ने आपको कौन सा दिया है? वेव बॉडी एरविन स्क्रोडिंजर ने आपको वेव मैकेनिक्स का कांसेप्ट दिया है। तो ये याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कांसेप्ट गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्स प्लांक और वेव मैकेनिक्स का कांसेप्ट दिया है एरविन स्क्रोडिंजर ने दिया। इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बार इसको जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वारेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैक्स प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एरविन स्क्रोडिंजर ने आपको वेव मैकेनिक्स का कांसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टेंशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज क्वाड्रुपल द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी। यदि एक तनी हुई डोरी में तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा? अगर डोरी के तनाव को उसको हम ज्यादा कर देते 4 गुना कर देते तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड जो है आपको 2 गुना हो जाएगा। स्पीड जो है 2 गुना हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें स्पीड का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इक्वल टू स्क्वायर रूट टी बाय म्यू। तो टी जो है टेंशन, म्यू जो है आपको मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो म्यू तो कांस्टेंट है। तो अगर टी को हम 4 गुना कर देते तो v क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला से डबल हो जाएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये याद रखिएगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग इज गिवन बाय स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग इज गिवन बाय v बाय स्क्वायर रूट और टी बाय म्यू। अगर टी को हम 4 टाइम्स करेंगे तो v क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। जो यहाँ पर डिटेल ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया गया। टेंशन को 4 टाइम्स करने से न्यू वेलोसिटी जो हो जाएगा आपको ट्वाइस हो जाएगा। ये फॉर्मूला मेनली है आपको याद रखना है। v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू। म्यू कांस्टेंट है, टी जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसी तरीके से v आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ जी। धरती का जो जी है द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यह जो है आपको सही है। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द इक्वेटर देन एट द पोल। तो वैल्यू ऑफ जी जो है आपको इक्वेटर पर ग्रेटर नहीं होता है, कम होता है। पोल पर जो है आपको ज्यादा होता है। जी इक्वल टू क्या है? बेसिकली जी कैपिटल जी बाय आर स्क्वायर। तो आर अगर जीरो होगा तो ये जी क्या हो जाएगा? जीरो। और आर जितना ज्यादा होगा उतना जी जो है आर ज्यादा तो जी कम। इक्वेटर पर रेडियस जो होता है ज्यादा होता है, पोल पर डिस्टेंस जो होता है कम होता है। तो वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल एंड लेसर एट इक्वेटर। ये भी आप इस फॉर्मूला से याद रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट इक्वेटर देन एट पोल। ये स्टेटमेंट गलत है। भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की अधिक की अपेक्षा अधिक होता है। गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो रेडियस है अर्थ का वो ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एट द अर्थ रोटेशनल स्पीड इंक्रीजेज। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। तो यह भी याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इंक्रीजेज ड्यू टू अर्थ रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड व्हिच इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग स्पीड एंड रिड्यूसेज जी। तो यह भी याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद अर्थ रोटेशनल स्पीड। तो यह भी फैक्ट पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। और ये सेकंड तो बता ही दिया। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 जो है आपको सही है। तो ऑप्शन जो है बी इसका। उसके बाद है यहाँ पर टू लेंसेज विथ पावर्स ऑफ प्लस 12d और माइनस 2d आर प्लेस टुगेदर व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पर का भी आपको ऑप्टिक्स का जो है ये क्वेश्चन है। तो प्लस 12d और माइनस 12d शक्ति वाले दो लेंसों को एक साथ रखा गया है। संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम आपको कहते हैं। देखिए अगर एक 12d और माइनस 2d को रखेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? टोटल 10d हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू 10d हो गया। अब पावर को फोकस लेंथ से f इक्वल टू 1/p फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हम रखेंगे f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.1। ये मीटर में आया डिस्टेंस। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आपको यह याद रखना होगा जो किसी भी लेंस का जो है पावर कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको f इक्वल टू 1/p याद रखना होगा। और जो हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं वो मीटर में होता है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये फॉर्मूला से चेंज कर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है यहाँ पे मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ जो है हम लोग क्या चीज़ के लिए करते हैं? तो आयोडाइड का यूज़ करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल रेन के लिए। आयोडाइड पहला लेटर क्या है? आई। आइस से हम लोग आइस याद रख सकते हैं। आइस आइस जब बारिश होता है तब आइस गिरता है। तो आइस से आयोडाइड और आइस से आइस। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ हम लोग किससे के लिए करते हैं? तो आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आपको सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड का यूज़ हम लोग फोटोक्रोमेटिक ग्लास में करते हैं। सिल्वर क्लोराइड का यूज़ होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में। सिल्वर नाइट्रेट जो है मिरर को पॉलिश करने के लिए सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किसके लिए होता है? दर्पण का रजतकरण करने, सिल्वरिंग ऑफ मिरर। और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज जो है फोटोग्राफी करने के लिए होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज जो है आपको क्या चीज के लिए होता है? फोटोग्राफी एक पर्पस में होता है। यार इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना, ये याद रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड सीड्स आर्टिफिशियल रेन। आयोडाइड को हम लोग आर्टिफिशियल रेन के लिए, सिल्वर नाइट्रेट जो है मिरर मिरर की सिल्वरिंग के लिए होता है। सिल्वर क्लोराइड क्रिएट्स फोटोक्रोमेटिक ग्लास ट्रांजिशन ग्लास। और सिल्वर ब्रोमाइड इज फाउंडेशन ऑफ एनालॉग फोटोग्राफी। सिल्वर का ही अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे यूज
उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए केज लाइक स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो संरचना होती है वो केज लाइक होता है, डायमंड और ग्रेफाइट का नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन केज लाइक स्ट्रक्चर किसका है? तो आपको फ्लोरीन। ये देखिए फ्लोरीन जो है बक मिनिस्टर फ्लोरीन, जिसको C60 भी कहते हैं, रिसेंबल ए परफेक्ट ज्योमेट्रिक सॉकर बॉल की तरह फ्लोरीन का यह स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है ग्राफीन इज द थिनेस्ट येट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल करंटली नोन एंड इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। तो ग्राफीन ग्राफीन वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला किंतु सबसे मजबूत पदार्थ है और तांबे से बेहतर विद्युत चालक है। तो यह ग्राफीन के बारे में सही पॉइंट है। ग्राफीन में कार्बन परमाणु sp3 संकरण प्रदर्शित करता है और द्विआयामी खटकोणीय जाल बनाता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। कार्बन एटम इन ग्राफीन exhibit sp3 hybridization and form a two dimensional hexagonal lattice with free electron available for movement। तो यह पॉइंट आपको ग्राफीन से रिलेटेड सही है। ग्राफीन में कार्बन परमाणु sp3 संकरण प्रदर्शित, क्या याद रखिएगा, इसका आंसर करेगा ऑप्शन ए है। ग्राफीन इज एक्चुअली द थिनेस्ट वन एटम थिक एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल करंटली। एक ही एटम का इसका मोटाई होता है ग्राफीन का, और इट इज आल्सो द मच बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। उसके बाद यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का। यह नोबल गैसेस दिया गया है, इस नोबल गैसेस का हम यूज कैसे करते हैं? तो आर्गन जो है, आर्गन का हम लोग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। आर्गन इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। आर्गन को हम लोग टंगस्टन फिलामेंट का जीवन बढ़ाने के लिए आर्गन का यूज करते हैं, याद रखिए। उसके बाद नियोन जो है, नियोन जो है एडवर्टाइजिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले लाइटनिंग के लिए हम लोग नियोन का यूज करते हैं। क्रिप्टन जो है एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स और लाइट हाउस में क्रिप्टन का यूज होता है। तो क्रिप्टन जो है आपको हवाई अड्डों की लैंडिंग लाइट्स और लाइट हाउस में यूज होता है। और जेनोन जो है यह आपको इंटेंस लाइट जनरेट करता है। तो जेनोन जो है आपको फोटोग्राफर के फ्लैश गन में प्रकाश के लिए यूज होता है। तो ये याद रखिएगा, यह फोटोग्राफर के फ्लैश गन में प्रकाश के लिए जेनोन का यूज करते हैं। क्रिप्टॉन का यूज हम लोग हवाई अड्डे की लैंडिंग लाइट्स और लाइट हाउस में करते हैं। नियोन जो है आपको विज्ञापन एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले लाइटिंग के लिए होता है, और हमारे घर के बल्ब में आर्गन होता है। तो टंगस्टन फिलामेंट को जीवन बढ़ाने के लिए आर्गन का यूज किया जाता है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है आर्गन, ये फिर से बताते हैं, आर्गन प्रोलॉन्ग्स द लाइफ स्पैन ऑफ टंगस्टन। तो आर्गन ये बल्ब में है। उसके बाद नियोन इज ब्राइट एडवर्टाइजिंग लाइट। क्रिप्टन जो है एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट में क्रिप्टन का यूज किया जाता है। जेनन जो है आपको फोटोग्राफिक फ्लैश गन में जेनन का यूज। व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई बोन्स ग्लो इन द डार्क? हड्डियां अंधेरे में क्यों चमकती? हड्डियां जो है अंधेरे में क्यों चमकती? तो हवा के संपर्क में श्वेत प्रकाश का धीमा दहन के कारण, लो कंबशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन कांटेक्ट विद एयर। हड्डी जो होता है उसमें आपको व्हाइट फास्फोरस होता है, जो एयर के संपर्क में आने पर क्या होता है, आपको धीरे धीरे जलने लगता है। इसी कारण हड्डियां जो है रात में अंधेरे में चमकती है। याद रखिएगा, हवा के संपर्क में श्वेत प्रकाश का धीमा दहन के कारण हड्डी चमकती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म लाइक कुस्कोटा कंप्लीटली लूज द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज एंड डिपेंड इंटायरली ऑन द होस्टूरिया फॉर सर्वाइवल। तो कुस्कोटा जैसे परजीवी आवृत बीजी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता खो देते हैं और जीवन के लिए पूर्णतः होस्टीरिया पर ही निर्भर करते हैं। तो यह पॉइंट जो है आपको कुस्कोटा जो पौधा उसके बारे में सही है। कुस्कोटा इज कंप्लीट स्टेम पैरासाइट दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय कनेक्टिंग विद बोथ फाइलम एंड जाइलम ऑफ द होस्ट प्लांट। यह कुस्कोटा पूर्ण तना परजीवी है जो पोषण के लिए मेजबान पौधे के फाइलम और जाइलम दोनों से संबंध स्थापित करता है। तो ये कुस्कोटा के बारे में यहाँ पर सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको यहाँ देखिए, आपको ये बोन के बारे में तो दिखाई दिए। ये हड्डी में फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, जो आपको एयर के संपर्क में आने पर जलता है। ठीक है, उसका ये जो तना वाला पत्ती, ये जो लता वाला जो पौधा है, ये कुस्कोटा है, जो आपको दूसरे पौधा पर चिपक के अपना भोजन फाइलम और जाइलम, उस पौधे के फाइलम और जाइलम का यूज करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यह पैरासाइटिक कुस्कोटा जो है हैज कंप्लीटली लॉस्ट, यह दूसरे पौधे से ही भोजन प्राप्त करता है, पानी प्राप्त करता है और अपना फोटोसिंथेसिस करने का कैपेबिलिटी खो देता है। तो ये कुस्कोटा का एग्जांपल आप यहाँ पर समझ। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट रूट। तो प्लांट रूट पौधे की जड़ों के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड टैप रूट दैट स्वेल्स टू स्टोर। यह पॉइंट जो है आपको स्वीट पोटैटो के बारे में यहाँ पर जो है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड एडवेंचियस रूट नॉट ए टैप रूट। तो ये एडवेंचियस रूट है, न कि मॉडिफाइड टैप रूट है। यही गलत स्टेटमेंट है। स्वीट पोटैटो एक परिवर्तित मूल जड़ नहीं है, इट इज मॉडिफाइड एडवेंचियस रूट जो है, पहला पॉइंट गलत है। सलजम जैसी जड़ों का आधार मोटा होता है, नीचे का भाग नुकीला होता है। तो पोटेड रूट्स सच एज टर्निप हैव ए वेरी थिक बेस एंड शार्पली टेपर्ड लोअर पोर्शन। यह भी पॉइंट आपको यहाँ पर, ये पॉइंट सही है। जो कौन सा रूट है, कौन सा आपको स्टेम है, किस प्रकार का रूट है, यह सभी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको नोट्स बना के याद रखना होगा। मोस्ट प्लांट डाई ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज देयर रूट हेयर्स आर डिस्ट्रॉयड हिंडरिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। प्रतिरोपण के समय अधिकांश पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उसकी जड़ रोम नष्ट हो जाता है, जल अवशोषण बाधित हो जाता है। यह पॉइंट जो है आपको सही है। सेकंड और थर्ड जो है इसमें सही है, फर्स्ट जो था आपको गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर, आपको स्वीट पोटैटो आर मॉडिफाइड एडवेंचियस रूट नॉट ए टैप रूट। तो बाकी दो पॉइंट तो आपको। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है 26 में तो मैच करना है कंपाउंड का, और ये कंपाउंड हमें जो है उसका जो प्रॉपर्टीज है उस क्या है। तो कंपाउंड क्या है? पहला कंपाउंड का नाम दिया है एलिसीन, दूसरा है लैक्टिक एसिड, फिर है ऑक्सीटोसिन और थायरोक्सिन। तो यह जो कंपाउंड है इसका काम क्या है? तो एलिसीन जो है यह आपको क्या है? एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड फाउंड इन गार्लिक। एलिसीन क्या है? एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो आपको गार्लिक में पाया जाता है।
उसके बाद लैक्टिक एसिड जो है ये बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, पेशियों में अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। तो लैक्टिक एसिड कब जनरेट होता है? जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड। ऑक्सीटोसिन क्या है? तो ऑक्सीटोसिन जो है ये आपको स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो यह जो है चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। और थायरॉक्सिन जो है इसका काम क्या है? तो पेसमेकर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर के का काम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यह जो क्वेश्चन था एलिसिन, एलिसिन जो है आपको लहसुन में पाया जाने वाला है। लैक्टिक अम्ल जो है आपको पेशियों में अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन अभी हम लोग देखे थे चिकनी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन जो है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 27 नंबर का, इसमें करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्वाइन फ्लू एंड हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बीच भिन्नता को स्पष्ट करता है? तो हेपेटाइटिस बी स्प्रेड्स मेनली थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अनसेफ फिजिकल कांटेक्ट, व्हाइल स्वाइन फ्लू स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो हेपेटाइटिस बी मुख्यतः रक्त आधान और सुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, जबकि स्वाइन फ्लू श्वसन बिंदु से फैलता है। तो यह दोनों पॉइंट जो है आपको हेपेटाइटिस बी और स्वाइन फ्लू के बारे में सही है। हेपेटाइटिस बी इज काउज्ड बाय डीएनए वायरस, व्हाइल स्वाइन फ्लू इज काउज्ड बाय आरएनए वायरस। तो यह भी पॉइंट आपको यहाँ पर सही है, याद रखना होगा। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस के कारण फैलता है और स्वाइन फ्लू आरएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लिवर कैंसर, व्हाइल स्वाइन फ्लू मेनली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जबकि स्वाइन फ्लू मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो यह आपको फैक्ट याद रखना होगा हेपेटाइटिस बी और स्वाइन फ्लू के बारे में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार हम लोग ये सारे फैक्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एलिसिन जो है आपको गार्लिक में होता है, देखे थे। लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में जनरेट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय। थायरॉक्सिन जो है बॉडी मेटाबॉलिक पेसमेकर की तरह काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो है आपको एक हार्मोन है, बेसिकली फीमेल में यह जो है आपको ज्यादा हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के समय, तो ट्रिगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये उसके बाद हेपेटाइटिस बी और स्वाइन फ्लू के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, जो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट और ब्लड डीएनए वायरस है और ये लिवर को इंपैक्ट करता है हेपेटाइटिस बी। स्वाइन फ्लू जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, ये आरएनए वायरस है और आपको लंग्स को इंपैक्ट करता है स्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो प्लांट हार्मोन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको प्लांट हार्मोन पे क्वेश्चन दिखेगा। अभी जो एसो मेंस का 27 फरवरी को एग्जाम हुआ उसमें जिम्बलिन के बारे में पूछा था। यह भी प्लांट हार्मोन को भी अच्छी तरीके से आपको देखना है। तो एबेसिक एसिड का काम क्या है? तो यह जो है आपको एबेसिक एसिड स्टोमाटा क्लोजर और स्ट्रेस टॉलरेंस का काम करता है। ये याद रखिएगा, एबेसिक एसिड जो है स्टोमाटा क्लोजर और स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए। जिम्बलिन जो है यह रिडक्शन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फिज्म और बोल्टिंग। तो जिम्बलिन जो है पेड़ पौधा को बड़ा करने के लिए, लंबा बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फिज्म एंड ब्लॉटिंग। यह है जिम्बलिन। साइटोकिनिन जो है ये आपको डिलेड सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिलेड सेल डिवीजन और डिले इन सेंसियंस, तो ये साइटोकिनिन है। और इथिलीन जो है आपको फ्रूट पकाने के लिए, फलों का पकना और शोषण, चरमोत्कर्ष के लिए इथिलीन रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रूट राइपनिंग और रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्स के लिए इथिलीन है। तो यह जो प्लांट हार्मोन है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यह जो है पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एबेसिक एसिड क्लोजेज स्टोमेटा टू हैंडल स्ट्रेस। जिम्बलिन मेक्स प्लांट ग्रो टॉलर। जिम्बलिन जो है ये प्लांट को बड़ा बनाता है। उसका साइटोकिनिन्स जो है डिले एजिंग को कम करता है। और इथिलीन जो है आपको फल को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो यह जो हार्मोन से प्लांट हार्मोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है सिम्टम ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन डिफिशियंसी फर्स्ट अपीयर इन प्लांट क्राउन एंड यंग लीव्स। कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण पहले पौधे के शीर्ष भाग और नई पत्तियों में दिखाई देता है। तो अगर प्लांट में कैल्शियम और बोरोन का डिफिशियंसी है तो यह पौधे के क्राउन और यंग लीव्स जो नए पत्ते हैं उस पर दिखता है। ये याद रखना होगा। कैल्शियम इज हाईली इमोबाइल एलिमेंट एंड कैन नॉट बी रीमोबाइलाइज्ड फ्रॉम ओल्ड लीव्स टू न्यू लीव। तो कैल्शियम पौधे में अत्यधिक गतिहीन तत्व है और पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में पुनर्वितरित नहीं होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो ऐसा नहीं कि पुरानी पत्ती से नई पत्ती में कैल्शियम आ जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम का सिम्टम हमें देखने को मिलता है नई पत्तियों में। तो यह दोनों पॉइंट जो है आपको कैल्शियम और बोरोन की डिफिशियंसी के रिगार्डिंग प्लांट में सही है। तो इसका आंसर नंबर 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों पॉइंट सही है प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लांट फाइबर ऑफ कमर्शियल इंपोर्टेंस। व्यवसायिक महत्व के पादप रेशो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉटन इज ए सरफेस फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ सीड कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ सेलुलोज। तो कपास बीज के बाहरी हिस्से से प्राप्त होने वाला सरफेस फाइबर है जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, जो कपास क्या है, जो आपको मुख्य रूप से कपास बीज के बाहरी हिस्सों से प्राप्त होने वाला सरफेस फाइबर है। उसके बाद फ्लैक्स और जूट और फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लोएम और बास्ट ऑफ प्लांट। टर्न और जूट पौधे के फ्लोएम और बास्ट से प्राप्त होने वाला रेशे है। तो यह भी याद रखिएगा फ्लैक्स और जूट के बारे में। नारियल के फल के एंडोकार्प भाग से प्राप्त रेशेदार घटक है। तो कोकोनट इज अ फाइबरस कंपोनेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडोकार्प पार्ट ऑफ द फ्रूट। यह गलत है। कोकोनट में इंडोकार्प जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। कोकोनट का जो नारियल का जो रेशा होता है वह आपको मीजोकार्प से हम लोग कोई चटाई या कोई भी सामान बनाते हैं। तो आपको फ्रूट का कौन सा इंडोकार्प है कौन सा मीजोकार्प है यह आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो थर्ड है यह गलत है। 1 और 2 जो है आपको सही है। तो इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा, असत्य कौन सा कथन है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत है। इस कंसेप्ट एक बार हम लोग डिटेल ढंग से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखे थे कैल्शियम और बोरोन की डिफिशियंसी जो है हमें नए पत्तों में और क्राउन में देखने को मिलता है। क्राउन ये नीचे वाला जगह को क्राउन कहते हैं।
ठीक है? उसके बाद ये जो है मेनली कॉटन जो है सरफेस फाइबर है, ये याद रखिएगा, सेलुलोज का बना होता है। फ्लेक्स जूट जो है बास्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट स्टेम, और कोकोनट का जो होता है ये आपको किससे हम लोग कोकोनट का जो सामान बनाते हैं तो ऑब्टेन फ्रॉम मीजोकार्प, मिडिल लेयर में होता है, और इंडोकार्प को तो हम लोग खा लेते हैं, तो इंडोकार्प से सामान कोकोनट का नहीं बनता है, नॉट द इंडोकार्प। तो एक्सोकार्प, इंडोकार्प, मीजोकार्प का कांसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। पिछली बार बीपीएससी में पूछा है। आम का भी कौन सा फ्रूट का पार्ट को इंडोकार्प कहते हैं, कौन सा एक्सोकार्प है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैंगो पूछ चुका है, और कोकोनट पर भी ये पूछा है। ये आपको एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी बेसिस पे है। तो यहाँ पर ये मीजोकार्प, इंडोकार्प, एक्सोकार्प शब्द आपको समझ में आना चाहिए, जो फ्रूट के किस भाग को क्या कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेट। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ चौसा जो है 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा जो है विजयनगर एम्पायर का जो आखिरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, जिसमें विजयनगर एम्पायर का पतन हो जाता है, वो बैटल ऑफ तालीकोटा है 1565। उसके बैटल ऑफ धर्मात जो है ये 1658 का है, जिसमें औरंगजेब जो है अपने भाई दारा सिकोह को पराजित करता है। ये 1648 का युद्ध नहीं है, ये कब का है? तो 1658 का है। ठीक है? बैटल ऑफ धर्मात अप्रैल 1658 का। ये धर्मात का युद्ध जो है ये गलत है। तो समझ में आ गया, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध का क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखिए बैटल ऑफ खानवा बाबर का युद्ध था राणा सांगा के साथ। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 मुगल्स और राजपूत कॉन्फेडरेसी को कौन लीड कर रहा था? तो राणा सांगा, बाबर जीत गया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 का युद्ध है। बैटल ऑफ चौसा जो है 1539 का युद्ध है, जो मुगल और अफगान फोर्सेज के बीच में हुमायूं और शेरशाह सूरी जीता था। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 का युद्ध है, विजयनगर एम्पायर और दक्कन सल्तनत के बीच में। तो जो है दक्कन सल्तनत जो है ये जीता था, विजयनगर एम्पायर जो है इसमें पराजित हो गया था। और बैटल ऑफ धर्मात जो है आपको 1658 का युद्ध है, जिसमें आपको औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में युद्ध हुआ था, और दारा सिकोह जो है पराजित हुआ था। ठीक है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, उसके बाद व्हाट वाज सरदेश मुखी इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा प्रशासन में सरदेश मुखी क्या था? तो पैतृक अधिकार के दावे पर लगाया गया अतिरिक्त 10% का सरदेश मुखी जो है आपको एडिशनल 10% टैक्स लेविड ऑन क्लेम्स ऑफ एंसेस्ट्रल राइट। तो यह सरदेश मुखी का है। ये 25% टैक्स लेविड ऑन कनकॉर्ड टेरिटरीज, विजित प्रदेशों पर लगाया गया 25% का, यह चौथ होता था। और पैतृक अधिकार के दावे पर लगाया गया अतिरिक्त 10% कर क्या कहते थे? सरदेश मुखी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन रीजन है। अकबर अटेम्प्ट टू मेक दीन इलाही ए नेशनल रिलीजन। तो अकबर जो है आपको 1682 ईस्वी में दीन इलाही को नेशनल रिलीजन बनाने का कोशिश किया था। यह पॉइंट आपको सही है। अकबर वांटेड टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ एम्पायर थ्रू सोशियो कल्चरल यूनिटी। अकबर जो था रिलीजियसली टॉलरेंट था। यह पॉइंट सही है। अकबर सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के माध्यम से साम्राज्य की राजनीतिक एकता को मजबूत करना चाहता था। यह अकबर के कई कामों से हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है अकबर के कॉन्टेक्स्ट में सही है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है सही है। सरदेश मुखी अभी हम आपको बताएं 10% एक्स्ट्रा टैक्स, 25% एक्स्ट्रा टैक्स को चौथ कहते थे। अकबर का रिलीजियस टॉलरेंस हमको कैसे देखने को मिलता है? तो ये भी देखिए 1563 में सबसे पहले जो है ये पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म किया, 1564 में जजिया को खत्म किया, इबादत खाना 1575 में बनाया, उसके बाद इबादत खाना सबके लिए खोल दिया 1578 में, ईसुफ मजहरनामा 1589, और दीन इलाही की स्थापना कब किया था? तो 1582 ईस्वी में। ये सब जो है टाइमलाइन दिखाता है जो अकबर कितना रिलीजियसली टॉलरेंट था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इक्ता वाज ए ट्रांसफरेबल राइट टू लैंड। इक्ता भूमि पर हस्तांतरणीय अधिकार था। इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश जो है भारत में स्टार्ट किया था। इक्ता प्रणाली कौन ने स्टार्ट किया था? भारत में इल्तुतमिश स्टार्ट किया था। इक्ता भूमि पर हस्तांतरणीय अधिकार था। तो इक्ता वाज ट्रांसफरेबल राइट टू लैंड। तो आपको आज यहाँ पर ये जमीन दिया गया है सर्विस देने के लिए, कल आपको कहीं और दिया जाएगा तो ट्रांसफर था, आपके राइट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एक मुक्ता या इक्तेदार वाज रिक्वायर्ड टू यूज द रेवेन्यू फ्रॉम द इक्ता टू मेंटेन हिज आर्मी। तो मुक्ता या इक्तेदार को इक्ता से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपने सेना के रख रखाव के लिए करना था। तो यह भी पॉइंट सही है आपको। उसके बाद है बलबन ने इक्तेदार पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया था। तो बलबन जो है आपको इक्तेदार और को पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। यह पॉइंट सही है, याद रखिएगा। बलबन अपॉइंटेड एन ऑफिसर नेम्ड ख्वाजा टू कंट्रोल द इक्तेदार। तो बलबन का टाइम पीरियड क्या है? 1266 से लेकर 1286 एज ए किंग, और 1246 से 1266 एज ए किंग मेकर। तो बलबन का भी टाइम याद रखिएगा। तो तीनों पॉइंट जो है आपको इक्ता के कॉन्टेक्स्ट में सही है। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ आपको नायक नकरा प्रणाली, नायक नकरा सिस्टम इन विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में जो है आपको सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए नायक की नियुक्ति किया जाता था। जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्तेदार का काम होता था इक्ता का, उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर में मिलता जुलता शब्द है आपको नायक। तो सैन्य नियंत्रण और प्रशासन का विकेंद्रीकरण जो था आपको नायक प्रणाली का काम था। ठीक है? व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ धौलावीरा साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नगर 3 भागों में विभाजित था। याद रखिएगा, सही है। जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नगर है वो 2 भागों में विभाजित था, लेकिन हड़प्पा का जो नगर है, ये जो धौलावीरा का जो नगर था, वो आपको 3 भाग में था। लार्ज रिजर्वायर एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हड़प्पा धौलावीरा साइट में हमको बड़े जलाशय और वर्षा जल संचयन प्रणाली भी मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और एविडेंस ऑफ स्टेडियम भी हमको धौलावीरा में देखने को मिलता है। ये तीनों पॉइंट जो है धौलावीरा साइट के
कॉन्टेक्स्ट में सही है। आपको यह तीनों पॉइंट याद रखना होगा। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 1 2 3 जो है इसका सही है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिल्ड या श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिल्ड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स। तो श्रेणी वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारित करता था। ये बात आज भी सही है और पहले भी सही था। गिल्ड हैज जुडिशियल अथॉरिटी ओवर द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर। श्रेणी को अपने सदस्य के आचरण पर न्यायिक अधिकार प्राप्त था। यह जो पॉइंट है आपको सही है गिल्ड के बारे में। किंग इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द गिल्ड। राजा श्रेणी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता था। तो राजा जो है गिल्ड के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो ये याद रखिएगा। इसमें से कौन सा कथन सही है? नहीं तो ऑप्शन 3 जो है वह सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी गिल्ड। ठीक है। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। एंशिएंट इंडिया में हम लोग इंस्क्रिप्शन से ही हमें मेनली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन हमको किसका मिलता है? तो अशोक का। उसके बाद हमें बहुत सारे राजा का इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो ए होल इंस्क्रिप्शन जो है उसका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन और महरौली इंस्क्रिप्शन, ये सब क्यों फेमस? तो ए होल इंस्क्रिप्शन से जो पुलकेशियन द्वितीय जो आपको पराजित किया था हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में पराजित किया था। तो ए होल इंस्क्रिप्शन से हमको क्या चीज का इन्फॉर्मेशन मिलता है? पुलकेशियन द्वितीय की विजय के बारे में पता चलता है। जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया पर अटैक करने का कोशिश कर रहा था तो पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से। यह इन्फॉर्मेशन हमको ए होल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का संबंध किससे है? तो रुद्रदमन प्रथम से है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का संबंध किससे है? रुद्रदमन प्रथम। यह पहला संस्कृत में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद आपको नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी, सातवाहन वंश का जो राजा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, उससे संबंधित आपको कौन सा इंस्क्रिप्शन है? नासिक इंस्क्रिप्शन। और महरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्ता वंश में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उससे संबंधित आपको महरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। हम लोग देखें तो दीन इलाही के बारे में आपको बता ही दिया। इक्तेदार इक्ता सिस्टम में एक नया जो इनोवेशन लाया गया था, ऑडिटर अपॉइंट किया गया था ख्वाजा नामक ऑडिटर बलबन के द्वारा। नायक सिस्टम आपको विजयनगर एम्पायर में एक राजा होता था, राजा के नीचे नायक होता था, फिर लोकल आर्मीज होते थे। ये इन्फॉर्मेशन आपको देखिए। धौलावीरा में भी देखिए, धौलावीरा का जो सिटी था वो 3 भाग में बटा हुआ था। यहाँ रिजर्वायर हमको देखने को मिला था और एक स्टेडियम भी देखने को मिला है, धौलावीरा में मिला है। श्रेणी सिस्टम के बारे में देखिए, जो राजा इसमें इंटरफेयर नहीं करता था। और यहाँ पर एंशिएंट इंस्क्रिप्शन की कहानी जब हम देखते हैं तो महरौली में जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का इंस्क्रिप्शन है। नासिक में आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का इंस्क्रिप्शन है। ये होल इंस्क्रिप्शन पुलकेशियन द्वितीय का इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें पता चलता है जो हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। और जूनागढ़ में रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है। इस पर और कौन कौन सा राजा का इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में केवल रुद्रदमन का ही वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं, और भी गुप्त वंश के राजा, मौर्य वंश काल के राजा का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो किस राजा का है उसका नाम आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से संबंध किस किस राजाओं का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अग्रहार इन द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में अग्रहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वाज ए टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण। यह ब्राह्मणों को दिया गया कर मुक्त भूमि अनुदान था। तो यह पॉइंट सही है। अग्रहार जो जमीन किसको कहा जाता था? जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। द रेसिडेंट ऑफ अग्रहार डिड नॉट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह जो है अग्रहार के बारे में यह जो है यह गलत है। अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप के का अधिकार नहीं था। तो यह गलत है। इट कुड ओनली बी डोनेटेड बाय किंग। तो was not the resident of Agra had the right to intervene in the local administration of their area। यह भी गलत है। इसे केवल राजा द्वारा ही दान दिया जाता है। All the kings were the main donors. Land could sometimes be donated by feudal lords or wealthy individuals। तो केवल राजा ही जमीन दान नहीं देता था। कोई बहुत बड़ा अगर बिजनेसमैन है या धनी आदमी है तो वह भी ब्राह्मणों को जमीन दान में देता था। तो यह थर्ड पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट भी गलत है। अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार होता था और इट वाज ए टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण। तो पहला पॉइंट सही है। 2 और 3 पॉइंट गलत है। अग्रहार के बारे में याद रखिएगा, ये ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जमीन होता है ताकि वो मंदिर और शिक्षा दीक्षा का काम आसानी से कर सके। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हाट इज ट्रू अबाउट अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी। ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी के न्यायालय के बारे में क्या सही है? वारन हेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड दीज टू कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। वारन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में इन दोनों न्यायालयों की स्थापना की। तो वारन हेस्टिंग जो भारत में बंगाल का आखिरी गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। कब बना? तो आखिरी गवर्नर बंगाल का 1772 में बना वारन हेस्टिंग, और 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। वही जो है आपको अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी कोर्ट्स की स्थापना की थी। सिविल कोर्ट्स वे कंप्लीटली सब्जेक्ट टू इंग्लिश लॉ रिप्लेसिंग मुगल लॉ। तो यह जो है कंप्लीटली जो है इंग्लिश लॉ के अंतर्गत नहीं आया था। कंप्लीटली मुगल लॉ को रिप्लेस नहीं किया गया था। दीवानी न्यायालय पूरी तरीके से अंग्रेजी कानून के अधीन थे जिसमें मुगल कानून का स्थान ले लिया था। तो कंप्लीटली पूरी तरीके से मुगल लॉ को रिप्लेस नहीं किया गया था। यह याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट जो है गलत है। पहला पॉइंट इसमें आपको सही है। अदालती दीवानी और अदालती फौजदारी के बारे में। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। Arrange the treaties signed during the Anglo-Maratha conflict in chronological order। एंग्लो मराठा संघर्ष के दौरान हुई संधियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 3 एंग्लो मराठा युद्ध होता है। तो उस तीनों एंग्लो मराठा युद्ध में जो है आपको कई ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी को आपको याद रखना होगा और यह भी याद रखना होगा कौन सा ट्रीटी किस एंग्लो मराठा युद्ध का है। तो ट्रीटी ऑफ पुरिंदर जो है जो पहले एंग्लो मराठा युद्ध के समय में ट्रीटी ऑफ पुरिंदर हुआ था कब? 1776 ईस्वी में।
ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है पहले एंग्लो मराठा युद्ध का आखिरी ट्रीटी था। ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में, अभी लास्ट बीपीएससी में आई थिंक ट्रीटी ऑफ सालवाई पूछा था, तो 1782 में ट्रीटी ऑफ सालवाई हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ देवगांव, तो ट्रीटी ऑफ देवगांव जो है ये आपको सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध का है। और ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव, यह भी आपको सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध का है। तो इसका फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। एक बार हम लोग यह ट्रीटी को अच्छी तरीके से समझ लें, एंग्लो मराठा युद्ध को। अग्रहारा के बारे में आपको बता ही दिए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान था। अदालत दीवानी सिविल कोर्ट्स के लिए, अदालत फौजदारी जो था आपको क्रिमिनल कोर्ट के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कभी एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1772 ईस्वी में। ठीक है, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के रूप में, जिसको हम लोग जानते हैं। और ये जो ट्रीटीज है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में हमको 4 मेन ट्रीटी को याद रखना है। ट्रीटी ऑफ सूरत सबसे पहले, इसी के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसका ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776, ट्रीटी ऑफ वडगांव 1789 और ट्रीटी ऑफ 1782, ट्रीटी ऑफ सालवाई, जिसके द्वारा फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, जिसका टाइम पीरियड 1775 से 1782 था, वो हुआ। और ट्रीटी ऑफ सालवाई के द्वारा फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। तो दूसरा जो ट्रीटी सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध, उसका टाइम पीरियड क्या है, 1803 से 1805। सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध ट्रीटी ऑफ बासिन से स्टार्ट होता है, जो 31 दिसंबर 1802 को साइन हुआ था। इसके बाद जो सेकंड ट्रीटी है वह ट्रीटी ऑफ देवगांव, जो 17 दिसंबर 1803 के बीच में रघुजी भोंसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। उसके बाद 30 दिसंबर 1803 को ट्रीटी ऑफ सुरजू और अर्जुन गांव होता है आपको सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में। और आखिरी ट्रीटी जो है होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आपको कब होता है, 1805 ईस्वी में। तो यह आपको सीक्वेंस याद रखना होगा सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध में। सबसे पहले बासिन का युद्ध, उसके बाद देवगांव का युद्ध, उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव का युद्ध और ट्रीटी ऑफ रायघाट। यह ट्रीटी का नाम कम से कम और टाइम किस साल साइन टाइम हुआ था, इतना आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ आएगा। उसके बाद व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द 1907 सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 के सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो फिरोज शाह मेहता जो थे कांग्रेस के बड़े लीडर, उसको चप्पल जूता से मारा गया था। बड़े लीडर थे उस समय एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा सूरत में। कमेंट करके बताइए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें जो है इसका मुख्य कारण क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन के दायरे और तरीकों को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मतभेद, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ओवर द स्कोप एंड मेथड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो सूरत स्प्लिट का जो मेन रीजन जो था यह क्या था, द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ओवर द स्कोप एंड मेथड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के दायरे और तरीकों को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मतभेद। उसके बाद है यहाँ पे मैच करना है धर्मसभा। धर्मसभा जो है आपको राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया गया था। यह पॉइंट जो है आपको सही है, राधाकांत देव के द्वारा धर्मसभा। तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और सेवा सदन जो है बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा स्थापित किया गया था। यह तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर संस्थान जो है और उसके संस्थापक के बारे में सही दिया गया। एक बार हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन देख लें। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में होता है। ब्रह्म समाज को के विरोध के रूप में, ब्रह्म समाज जब आपको राजा राम मोहन राय स्टैब्लिश करते, तो उसी के विरोध में धर्म सभा को स्टैब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा, तो राधाकांत देव के द्वारा। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा जो 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। और सेवा सदन जो है आपको 1908 ईस्वी में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए सेवा सदन 1908 ईस्वी में बनाया जाता है बहराम जी मालबारी के द्वारा। तो यह देखिएगा राधाकांत देव धर्म सभा से जुड़े हुए थे, तत्वबोधिनी सभा से देवेंद्र नाथ टैगोर, और सेवा सदन से जुड़े हुए कौन है, ये मालबारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसमें तीनों जो पॉइंट था आपको सही था, ऑल तीनों युग में सही था। Why did महात्मा गांधी कॉल द क्रिप्स मिशन ए पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं था, गलत, क्योंकि इसमें भारत की विभाजन की नींव पड़ी, क्योंकि इसके प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होनी थी और ब्रिटेन की हार निश्चित लग रही थी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था, क्योंकि उसका जो प्रपोजल था वह आपको युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंप्लीमेंट करने की बात की गई, बिकॉज इट्स प्रपोजल वर टू बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर द वॉर एंड ब्रिटेन्स डिफीट सीम्ड सर्टेन। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो बलिया में चित्तू पांडे जो है आपको समांतर सरकार स्थापित किया था बलिया में, यह पॉइंट आपको सही है। तो सबसे कम टाइम के लिए चला था, लगभग 1 सप्ताह ही चला है। उसके तामलुक में जातिया सरकार था और सतारा में प्रति सरकार था। तो यह जो है आपको पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सतारा में प्रति सरकार, ये तीनों पॉइंट जो है आपको सही है। पैरेलल गवर्नमेंट, बिहार में पैरेलल गवर्नमेंट कहां पर चला था और किस व्यक्ति ने चलाया, उसका नाम कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो पैरेलल गवर्नमेंट को अगर हम लोग देखें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है, लॉन्गेस्ट लास्टिंग सतारा वाला था। सबसे कम जो है चला है वो कौन सा चला था, तो बलिया का केवल 1 सप्ताह चला था। बलिया में चित्तू पांडे जिसको शेरे बलिया कहा गया है, उसका टाइम पीरियड पैरेलल गवर्नमेंट केवल 1 सप्ताह तक चला था। ताम्रलिप्ति बंगाल में 42 से 44 और सतारा में प्रति सरकार जो है इसका 1943 से 1946 तक चला था। तो आपको टाइम पीरियड, उसका जो लीडर है यह नाम आपको याद रखना होगा। सतारा में कौन लीड कर रहा था, तो नाना पार्टी लीड कर रहा था। बलिया में चित्तू पांडे लीड कर रहा था। ताम्रलिप्ति में सतीश चंद्र सामंता, सुशील कुमार धारा और अजय मुखर्जी जो बंगाल में ताम्रलिप्ति पैरेलल गवर्नमेंट चला था। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में आप थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके बाद इन द ग्रुपिंग प्रपोज्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान बंगाल एंड असम वेर प्लेस्ड इन व्हिच ग्रुप। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित समूहों में बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत में उस समय जो 11 प्रोविंस थे उसमें बंगाल और असम को ऑप्शन ग्रुप सी में रखा गया था। इसमें रखा गया था, तो ग्रुप सी में रखा गया था। तो एक बार हम लोग ये जो ग्रुपिंग है इसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो यह जो है यहाँ देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में बंगाल और असम, ग्रुप बी में कौन था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सिंध। और नॉर्मल जो सेक्शन ए में था आपको टोटल जो है यहाँ पर ये हो गया, ठीक है? ये मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस यहाँ पर सेक्शन ए में था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ग्रुप सी में कौन था? बंगाल और असम। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो बटलर कमिटी, ब्रिटिश काल में बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बटलर समिति जो 1927 में अपॉइंट हुआ था, जो अपना रिपोर्ट 1929 2 साल के बाद में देता, उसका मेन काम क्या था? टू रिव्यू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो नहीं, ये था भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 का जो आंसर है ये क्या होगा? सी होगा। टू इंप्रूव, क्योंकि उसे केंद्र और प्रांतीय सरकार का तो कंसेप्ट नहीं, मेनली नहीं, यह भारतीय सरकार और भारतीय रियासतों के बीच में सुधार करना। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, बटलर समिति का। एक बार हम लोग बटलर रिपोर्ट को एक बार देख लें। ये देखिए, तो ये है ओरिजिनल बटलर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स कमिटी। ये कब पब्लिश किया गया? 1929 में। ये बना कब था? तो 1927 दिसंबर 1927, 16 दिसंबर 1927 को यह कमिटी फॉर्म हुआ था। और यह जो है आपका रिपोर्ट कब पब्लिश किया? तो 1929। और इसका जो मेन जो चेयरमैन था इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला, हरकॉट बटलर। ये याद रखिएगा, बटलर कमिटी जो है रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स कमिटी। यह यहाँ पे लिखा गया पूरा सेम बात बटलर कमिटी पर। तो याद रखिएगा बटलर कमिटी जो इंडियन स्टेट्स का रिलेशन जो ब्रिटिश एम्पायर के साथ किस तरीके का होना चाहिए उसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद इन व्हिच सेशन ऑफ द कांग्रेस हुआ द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पास फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो फंडामेंटल राइट्स का जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं जो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसमें जो है आपको फंडामेंटल राइट्स की बातें की गई थी। तो ये याद रखिएगा 1931 में। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट रिकमेंडेड द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं के उपयोग की सिफारिश की है, सही है। इट सजेस्टेड मेकिंग इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। यह भी सही है। उसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया, यह भी सही है। इट एम्फसाइज्ड वुमेन एजुकेशन एंड सेकुलर एजुकेशन। उसने महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। तो ये जो आज भी हम लोग का जो शिक्षा हुआ बहुत हद तक वुड डिस्पैच पर आधारित होती है। यहाँ तीनों पॉइंट जो है वुड डिस्पैच से संबंधित सही है। उसके बाद हुएर एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज द गदर पार्टी फाउंडेड। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई? तो याद रखिएगा 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल की अध्यक्षता में गदर पार्टी बना था। बर्लिन कमिटी जो है 1915 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, तो बर्लिन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बर्लिन कमिटी बना था भारत की आजादी के लिए। उसका मेन लीडर कौन था? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय था। टोक्यो में आपको एक राष्ट्रधारी घोष ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है 1942 ईस्वी में टोक्यो में बनाया था। यह सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत के लिए जो कमी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था किसके द्वारा? राष्ट्रधारी घोष के द्वारा। और 1900 ये जो है सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा भारत का पहला इंडियन नेशनल आर्मी बना। तो ये तीनों पॉइंट आपको भी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। एक बार हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन को एक बार और डिटेल से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं उसका हिस्ट्री किस प्रकार से है यहाँ पर लक्ष्मीकांत में दिया गया है। जो कहाँ कहाँ फंडामेंटल राइट्स का हमको रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, वुड डिस्पैच के बारे में 1854 में ये था। यहाँ पे फिर रिपीट नहीं करना है। किसी को देख समझना हो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग वीडियो पॉज करके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग गदर पार्टी को देखते हैं। गदर पार्टी जो है 15 जुलाई 1913 को बना था। आपको सोहन सिंह भाखना जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। सोहन सिंह भाखना इसके प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। केसर सिंह काटगट वाइस प्रेसिडेंट। लाला हरदयाल इसके जनरल सेक्रेटरी थे। याद रखिएगा, लाला हरदयाल इसके जनरल सेक्रेटरी बने थे। और गदर पार्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसका अगला नाम और क्या है? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो गदर पार्टी का जो ओरिजिनल नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, फाउंड ऑन 15 जुलाई 1913। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी। ठीक है, उसके बाद बर्लिन कमिटी 1914-1915 में बना था भारत की आजादी के लिए। इस कमिटी को नाम हम देते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत की आजादी के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी कहाँ पर बना था? तो बर्लिन में बना था। और आपको हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो है मोहन सिंह जो है मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी बनाता है 1942 ईस्वी में। ठीक है, फिर ये मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया इंडियन नेशनल आर्मी खत्म हो जाता है। फिर इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर आपको इंडियन नेशनल आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। ये पूरा टाइमलाइन इंडियन नेशनल आर्मी का आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में विचार करते हुए राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकता है। तो यह पॉइंट आपको राज्यपाल के कॉन्टेक्स्ट में सही है। उसके बाद है वे राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। 1/6 भाग को यह नामित करता है, यह भी सही है। वे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की हर 6 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो यह पॉइंट जो है आपको गलत है। 6 वर्ष के बाद गठन नहीं होता। वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष के बाद होता है। यहाँ 1 और 2 सही है, थर्ड जो है गलत है। यहाँ कथन कौन सा सही है? तो 1 और 2 जो है कथन आपको यहाँ पर सही है।
एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश भाषा में भी देख लें। इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो पॉइंट सही है। दे नॉमिनेट 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है। 1/6 स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है। उसके बाद दे कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत आफ्टर एवरी 6 ईयर, तो ये गलत है, यहाँ 5 ईयर के बाद होना चाहिए। ये सारे आर्टिकल को हम लोग एक बार देखिए जहाँ पर ये सब बातें लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नर के बारे में लिखा गया जो आर्टिकल 243 आई में, याद रखिएगा आर्टिकल 243 आई में फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है, जो फाइनेंस कमीशन आपको पंचायत के लिए रिकमेंडेशन देगा। तो आर्टिकल 243 आई में आपको फाइनेंस कमीशन पंचायत के लिए लिखा गया। इसमें में दिया गया है जो एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 50 ईयर फाइनेंस कमीशन विल बी मेड, तो ये याद रखिएगा कहां पर है, स्टेट के पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन की बात आर्टिकल 243 आई में कहा गया है, जहां पर 5 साल के अंत पर आपको फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। उसके बाद है आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 जो है गवर्नर को पावर देता है जो टाइम टू टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली को प्रोरोग और डिजोल्व कर सकता है। तो डिजोल्व कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, हाउस जो है चाहे काउंसिल हो या असेंबली उसको प्रोरोग कर सकता है। तो ये गवर्नर को पावर कहां से मिल रहा है, तो आर्टिकल 174 से मिल रहा है। और आर्टिकल 171 जो है जिसमें कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है, इसमें आपको दिया गया है जो 1/6 मेंबर जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होगा। तो ये याद रखिएगा गवर्नर के द्वारा जो है कि जो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे वो कहां पर दिया गया, गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 171 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया शैल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज 5। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टेस्ट पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो अनुच्छेद 371 के तहत जो है आपको नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये याद रखिएगा होगा अनुच्छेद 371 ए 71 बी। तो हम लोग एक बार सारा जो अनुच्छेद है उसको एक बार देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 371 ए में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू नागालैंड, बी में किसके है तो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू असम, सी है मणिपुर से स्पेशल प्रोविजन। तो अलग अलग स्टेट के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल में दिया गया। जैसे आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एंड गुजरात है। ये स्पेसिफिक आर्टिकल है जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो दल बदल कानून के तहत अयोग्यता का निर्धारण जो है आपको कौन करता है, तो सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। सदन का अध्यक्ष या सभापति जो है दल बदल कानून के खिलाफ करता है। तो इसका क्या होगा, Who decides on disqualification under the एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है तो स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। यह बात कहां पर आर्टिकल में लिखा गया है, तो यह जो है आपको 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया। कहां पर है, तो 10th शेड्यूल में। तो 10th शेड्यूल में दिया गया है डिसीजन ऑन क्वालिफिकेशन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यह कौन करेगा, तो आपको स्पीकर और चेयरमैन डिपेंडिंग ऑन राज्यसभा है या लोकसभा। याद रखिएगा 10th शेड्यूल। अब 10th शेड्यूल का संबंध किस आर्टिकल से है, यह भी आपको याद रखना होगा 102 और 191। अभी जो लेटेस्ट 27 फरवरी को एग्जाम हुआ उसमें पूछा था जो आपको 5th शेड्यूल का संबंध किस आर्टिकल से है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो टोटल 12 शेड्यूल है उसका संबंध किसी न किसी का आर्टिकल से, तो ये आपको याद रखना होगा। अभी 5th शेड्यूल के बारे में 27 फरवरी को पूछा था, तो आपको आगे के एग्जाम में पूछ सकता है जो 10th शेड्यूल का संबंध किस आर्टिकल से। ये याद रखिएगा 10th शेड्यूल का संबंध आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंसीडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमिटी। इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो यह पॉइंट सही है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है। तो संविधान में कहीं भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात नहीं की गई है। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपको सही है। इसमें सेकंड पॉइंट जो था गलत है। इसमें से सही कौन है, तो यहाँ पे 1 और 3 जो है आपको सही है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में 1 और 3 जो है आपको सही है। तो एक बार हम लोग लक्ष्मीकांत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की इन्फॉर्मेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है आज जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। उसके बाद यह जो मल्टी मेंबर बॉडी है और यह किसके लिए, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय ए कमिटी, और कमिटी के मेंबर कौन कौन होते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो 3 मेंबर मिलकर सजेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जो है आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। तो ये सिलेक्शन कमिटी के मेंबर कौन है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये याद रखिएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसके बाद हु एस्टैब्लिशेज इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर राज्य परिषद की स्थापना कौन करता है, तो अंतर राज्य परिषद जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 263 का यूज करके। द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, राष्ट्रपति के आदेश से। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 263 के तहत प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करता है। उसके बाद है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुरक्षित की गई है। तो यह पॉइंट सही है। The salaries and allowances of Supreme Court judge are charged on the consolidated fund of India and cannot be voted upon by the Parliament.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की सिंचित निधि पर भारित होते हैं और संसद द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यह बात आपको कहाँ पे लिखा गया है? तो यह है आपको आर्टिकल 112 में स्पेसिफिकली लिखा गया है। जो जज का जो सैलरी है वो आपको वोटेड नहीं होगा, कैन नॉट बी वोटेड बाय पार्लियामेंट। जितना भी खर्च किया जाएगा वो कंसोलिडेटेड फंड इंडिया से दिया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको यहाँ पर सही है। 56 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की बातें डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल में कहा गया है। एक आर्टिकल नहीं है जो पर्टिकुलर आर्टिकल, लेकिन बहुत सारा आर्टिकल है। कुछ आर्टिकल को हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है, जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट और कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सबसे पहला जो आर्टिकल 50 है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जज के से रिलेटेड आर्टिकल है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जज के पास, उसकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस है, उसे इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशियल ऑथोरिटी है। तो अलग अलग आर्टिकल के द्वारा यह साबित होता है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भारत में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? निम्नलिखित में से कौन सी समितियां निर्वाचन सुधारों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी कमेटी, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, तारकुंडे समिति। ये तीन कमेटी जो है आपको निर्वाचन से संबंधित है। संथानम कमेटी अभी हम लोग देखे थे किससे संबंधित है? संथानम कमेटी जो है आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंधित है, अभी हम लोग देखे थे। तो इसमें 1, 2, 4 जो है आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है, 3 जो है वो नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये तीन कमेटी को हम लोग एक बार डिटेल ढंग से समझें। तो देखिए आपको दिनेश गोस्वामी कमेटी कब बना था? तो 1990 ईस्वी में दिनेश गोस्वामी कमेटी बना था। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी कब बना था? तो 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बना था, जिसमें बताया गया था जो सरकार को, गवर्नमेंट को स्टेट फंडिंग करना चाहिए। संथानम कमेटी 1962 में, सीवीसी अभी देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से संबंधित, इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। तारकुंडे कमेटी जो है 1974 का कमेटी है, जो आपको सजेशन दिया था जो वोटिंग एज जो है 21 से लेके 21 साल से 18 साल घटा के करना चाहिए, जिसके तहत 1989 में वोटिंग एज को 18 साल किया गया। तो बी.एम. तारकुंडे कमेटी भी इलेक्शन से रिलेटेड है, 1974 का ये कमेटी है। याद रखिएगा, इंद्रजीत कमेटी 1998 का है, 1998 का है। तारकुंडे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो स्टेट फंडिंग को प्रमोट किया था। और दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 का है, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म से संबंधित है, जिसमें रिपोल की बात की गई थी, अगर बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है तो कुछ इसमें सजेशन दिया गया था दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो ये सब नाम आपको मालूम होना चाहिए। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और तारकुंडे कमेटी का संबंध आपको इलेक्ट्रल रिफॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के गठन और समाप्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विधान परिषद जो है, दिस रिक्वायर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो यह गलत है, आर्टिकल 368 को उनको अमेंड करने की जरूरत नहीं है। द कंसर्न स्टेट असेंबली मस्ट पास रिजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी। संबंधित राज्य विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। तो यह बात सही है। पार्लियामेंट कैन पास इट विद सिंपल मेजोरिटी। तो संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आज के डेट में भारत में 6 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें उससे संबंधित ये पॉइंट जो है, सेकंड और थर्ड पॉइंट सही है, फर्स्ट जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित जो आर्टिकल है उसको हम लोग एक बार ध्यान से देखें। तो देखिए आर्टिकल 169, याद रखिएगा आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एवोल्यूशन से संबंधित है। और इसी में यह लिखा गया, नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। अभी जो हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन जो था आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये बात आर्टिकल 169 में ही लिखा गया। उसके बाद अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या खत्म करना है, स्टेट कंसर्न स्टेट से आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और पार्लियामेंट से नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए। तो देखिए यहीं पे लिखा गया, if the legislative assembly of a state passes resolution to that effect by majority of the total membership of assembly or by majority of not less than 2/3 of the member of the assembly present or voting। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 169 याद रखिएगा, एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट है। आज की डेट में किस किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? आर्टिकल 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को आर्टिकल 359 के अंतर्गत नहीं सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय भी। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको आर्टिकल 359 में कहा गया, कवर्स ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या किया जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा यूजिंग आर्टिकल 352, ये यहाँ पर लिखा गया आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 के लिए स्पेशल आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 359। उसके बाद है द रेसिडुअल पावर इन द इंडियन फेडरल सिस्टम्स आर। भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? रेसिडुअल पावर।
ये आपको जो है टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा एंड वेस्टेड इन पार्लियामेंट। तो रेसिडुअल पावर जो है आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया? कनाडा में से लिया गया। और रेसिडुअल पावर किसको दिया गया है? तो यह आपको भारत के पार्लियामेंट को दिया गया। रेसिडुअल पावर का मतलब जो बातें, जो सब्जेक्ट ऑफ लॉ आपको 7th शेड्यूल में मेंशन नहीं है, उस पर कानून कौन बनाएगा? तो यह पार्लियामेंट बनाएगा। तो कनाडा के संविधान से लिया गया और संसद में नहीं था रेसिडुअल पावर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अब ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा, याद रखिएगा। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है आपको मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, एशियन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर एट मनीला। एशियन डेवलपमेंट, संघाई गलत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वह कहाँ है? संघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे बीजिंग लिखा गया है जो गलत है, ये क्या होना चाहिए? न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको संघाई में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आपको वाशिंगटन में, तो यहाँ 1 और 4 जो है सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। तो जेनेवा ये सही है, ये सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको मनीला में है और न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको कहाँ पर है? तो संघाई में है। तो ये सेकंड और थर्ड यहाँ पर गलत है। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में कौन सा कथन गलत है? इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, तो सर्विस को होलसेल प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है, यह बात सही है। इट्स बेस ईयर इज 2011-12। अभी रिसेंटली बेस ईयर सब चीज का चेंज हुआ है, तो अभी देख लीजिएगा। अभी तक जो था इसका बेस ईयर 2011-12 है, यह बात सही है। अभी 5-6 दिन या 10 दिन पहले ही ये आपको सारा बेस ईयर जो है होलसेल सबका चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद आरबीआई नाउ प्राइमरली यूजेज द होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये गलत है। आरबीआई जो है आज के डेट में जो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो यह 100% गलत है। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के लिए मुख्यतः डब्ल्यूपीआई का यूज नहीं करता है, सीपीआई का यूज करता है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में हाईएस्ट वेटिंग इन इट, इसमें विनिर्मित उत्पादों का भार सबसे अधिक है, तो डी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर क्या है, जो है तो ऑप्शन सी जो है गलत है, क्योंकि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करता है, न कि डब्ल्यूपीआई का। उसके बाद है लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स इन इंडियन इकोनॉमी हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति का मतलब क्या है? आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम है। तो इंटरेस्ट रेट जब बहुत कम होता है तो लिक्विडिटी ट्रैप किसी इकोनॉमी में आ जाता है। इंटरेस्ट रेट्स फॉल सो लो दैट मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव। तो लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है? ब्याज दर इतनी कम हो जाती है तो मौद्रिक नीति प्रभावहीन हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लिक्विडिटी ट्रैप। उसका व्हिच इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या शामिल होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होता है, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपको कैपिटल अकाउंट का है। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपका करंट अकाउंट का भाग है। फॉरेन डेट जो है कैपिटल अकाउंट का भाग है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का भाग है। इसका आंसर क्या रहेगा? करंट अकाउंट का भाग कौन सा है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। ठीक है, आप जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप लोग को सही लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे और यह चैनल जो है आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप लोग का लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन जो है इस वीडियो और चैनल को ज्यादा रीच कर पाएगा। तो आप लोग ये काम करें अगर आप लोग को लगता है ये डिस्कशन यूजफुल है स्टूडेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजल टैक्स इज लेविड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एंजल टैक्स निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो एंजल टैक्स जो है इन बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ पर नहीं, एंजल टैक्स नहीं लगाया जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लाभ पर। इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज इन एक्सेस ऑफ देयर फेयर मार्केट वैल्यू। एंजल टैक्स जो है सूचीबद्ध न होने वाली कंपनियों द्वारा उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक प्राप्त निवेश पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। यह भी याद रखिएगा एंजल टैक्स के बारे में। उसके बाद है इन इंडिया द लॉरेंज कर्व इज यूज्ड टू मेजर व्हाट। भारत में लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? तो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट कर्व हम लोग पढ़ते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी की दर हम लोग फिलिप्स कर्व से जानते हैं। इनकम इनइक्वालिटी जो है हम लोग लॉरेंज कर्व से जानते हैं। इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो आपको फिलिप्स कर्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई की असमानता, ऑप्शन बी। पॉपुलेशन के लिए नहीं है लॉरेंज कर्व। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेज। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? तो 41%। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 41% है। एक बार ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से एक बार देख लें। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? संघाई में है। डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ का यहाँ पर सही दिया गया था। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में हम लोग देखें, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग आरबीआई पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज नहीं करता है, सीपीआई का यूज करता है। उसका लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, इसलिए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो है मार्केट को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। करंट अकाउंट के अंतर्गत कौन आता है? गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड हम लोग करते हैं। एंजल टैक्स जो है आपको अनलिस्टेड कंपनी पर लगाया जाता है। उसका लॉरेंज कर्व जो है आपको इनइक्वालिटी मेजर करता है किसी भी इकोनॉमी में। और 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार स्टेट का शेयर कितना हो गया? 41%। 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 42% था, जिसको 15th फाइनेंस कमीशन में कितना कर दिया गया है? तो फिर 41%। तो इकोनॉमिक्स में अलग अलग कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, कुजनेट कर्व, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार जो है शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेज और 2021-26 पीरियड के लिए कितना कर दिया गया है? 41% कर दिया गया है। दिस इज लेस देन 42% शेयर रिकमेंडेड बाय 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन जो 42% शेयर
स्टेट के लिए रखा था सेंट्रल टैक्सेज में, उसको 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार कितना कर दिया गया, तो 41% कर दिया गया। उसके बाद ये लिक्विडिटी ट्रैप को तो हम लोग देख ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। इट इज द रेट एट व्हिच बैंक बोरो लॉन्ग टर्म मनी फ्रॉम द आरबीआई। तो यह लॉन्ग टर्म मनी के लिए एमएसएफ नहीं है, यह बैंकों को अपनी आकस्मिक तरलता की कमी को पूरा करने के लिए दी जाने वाली सुविधा है। तो यह याद रखिएगा, एमएसएफ क्या है, यह बैंकों को अपनी आकस्मिक तरलता, इट इज फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू बैंक टू मीट देयर सडन लिक्विडिटी शॉर्टेज। तो यह पॉइंट सही एमएसएफ के बारे में। इट्स रेट इज लोअर देन रेपो रेट, तो रेपो रेट से यह ज्यादा रहता है। अंडर दिस बैंक कैन बोरो मनी विदाउट एनी कोलेटरल, तो नहीं कोलेटरल का आवश्यकता होता है। तो ठीक है, एमएसएफ के बारे में ऑप्शन क्या रहेगा बी। उसके बाद अब बिहार की हिस्ट्री से है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लोटा रिबेलियन, लोटा रिबेलियन जो है 1857 की क्रांति के समय मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था, जब ब्रास के लोटा को मिट्टी के लोटा से कन्वर्ट कर दिया गया था। जो प्रिजनर्स थे उसको ब्रास का लोटा छीन लिया गया था, उसको मिट्टी का लोटा दिया गया, तो उसी को लोटा रिबेलियन कर रहे हैं। नेकेड स्ट्राइक, तो नेकेड स्ट्राइक आपको कहां हुआ था, तो छपरा जेल में नेकेड स्ट्राइक हम लोग देखे थे। पैरेलल गवर्नमेंट इन सारण, तो पैरेलल गवर्नमेंट जो सारण हुआ था उसको लीड कौन किया था, तो जगलाल चौधरी किया था। और खरबार मूवमेंट का जो लीडर था वो कौन था, भगीरथ मांझी था। खरबार मूवमेंट का लीडर कौन था, तो भगीरथ मांझी था खरबार मूवमेंट का लीडर। तो भी एक बार अब देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भारत में कब से इंट्रोड्यूस हुआ है, 2011 से हुआ है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है आपको रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लोटा रिवेलियन जो है आपको बता ही दिया। नेकेड स्ट्राइक छपरा जेल में हुआ था, सारण में। पैरेलल गवर्नमेंट को लीड कौन किया था, जगलाल चौधरी, सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग मेनली लेड द गुरिल्ला वारफेयर इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध को लीड किया था, जब अमर सिंह यूपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी स्टेट में बिहार को छोड़ के चले गए थे। तो वहां पर मेनली जो है अमर सिंह ने गुरिल्ला वारफेयर को लीड किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमर, वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट बिहार द वर्ड अष्टपद वाज यूज्ड टू रेफर टू व्हाट। तो अष्टपद जो था एक गेम ऑफ चेस के लिए शब्द था। अष्टपद जो है एक गेम ऑफ चेस के लिए एक शब्द था, शतरंज का खेल, ये याद रखिए अष्टपद। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, कई बार बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होता है। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ये देखिए, जुलाई 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, बहुत सारे लोग हैं, जयप्रकाश नारायण, राहुल संकृत्यान, फूलन प्रसाद वर्मा। कब पूछा, ये 2018 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 64, 65, 46 में 40वां। ये देखिए, और यही बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है आपको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कब कन्वर्ट हुआ, तो 1934 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यही 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गया। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर में हम लोग जानते हैं मेनली जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद, अब्दुल बारी, गंगाशरण सिन्हा, अंबिकाकांत सिन्हा, राहुल संकृत्यान, ये सब का नाम आपको याद रखना होगा। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में दो आदमी का नाम याद रखने का, चेयरमैन आचार्य नरेंद्र देव और सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण। तो ये भी पूछा जाता है कौन सेक्रेटरी था, कौन चेयरमैन था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो धारबार रॉक जो है बिहार में आपको कहां देखने को मिलता है, तो दक्षिण पूर्व बिहार में मिलता है। विंध्यन रॉक जो है हमको कैमूर रोहतास में देखने को मिलता है। टर्सरी रॉक जो है पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है बिहार की भूगोल से संबंधित चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग सोमेश्वर हिल। सोमेश्वर पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य ढूंढने के लिए, सोमेश्वर पहाड़ी कहां पर है, तो पश्चिमी चंपारण में आपको सोमेश्वर की पहाड़ी। इट इज द नॉर्थर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इन द बिहार, बात सही है। इट वाज फाउंड अलोंग द शिवालिक हिमालय, तो इसका निर्माण शिवालिक हिमालय के साथ हुआ है, तो शिवालिक का ही भाग है, तो ये सही है। इट्स हाईएस्ट पीक इज 874 मीटर, तो बिहार का भी हाईएस्ट पीक क्या है, 874 मीटर। वो कहां पे, सोमेश्वर की पहाड़ियों में है, यह भी है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टान से बना है, यह पॉइंट आपको गलत है। असत्य इसमें क्या है, सेडिमेंट्री चट्टान। शिवालिक जो की पहाड़ी जो है सेडिमेंट्री चट्टान से बना हुआ है, आग्नेय चट्टान से नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यह गलत है, सोमेश्वर की पहाड़ी से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहर है, तो त्रिवेणी नहर पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो त्रिवेणी नहर किसका संबंध किससे है, तो त्रिवेणी नहर का संबंध जो है गंडक नदी से है, और इसका संबंध पश्चिम चंपारण से है। तो त्रिवेणी नहर का संबंध किससे है, तो पश्चिम चंपारण से त्रिवेणी नहर का संबंध है। ठीक है, त्रिवेणी नहर का संबंध पश्चिम चंपारण से। सोन जो है, सोन का संबंध कहाँ है, तो रोहतास और औरंगाबाद और गया दोनों से है। ठीक है, ईस्ट की तरफ देखिएगा तो रोहतास गया, पश्चिम की तरफ देखिएगा ईस्ट की तरफ सोन नदी के ईस्ट में औरंगाबाद गया, और पश्चिम में आपको रोहतास। तो सोन कैनाल का संबंध औरंगाबाद गया से है। राजपुर कैनाल, राजपुर कैनाल जो है आपको इसका संबंध किससे है, तो सहरसा और मध्यप्रदेश से है, यह आपको कोसी नदी पर से है। और सकरी कैनाल का संबंध जो है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सकरी रिवर, यह जो है आपको मुंगेर और लखीसराय से। तो याद रखिएगा बिहार के कैनाल से संबंधित ये सब है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 75 का ये हो जाएगा।
उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कवर द लार्जेस्ट एरिया इन बिहार। तो बिहार में जो लार्जेस्ट एरिया है वो खादर मिट्टी है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार में सबसे ज्यादा है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार उत्तरी बिहार में है कि दक्षिणी बिहार में है, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। बिहार की मिट्टी पे एक बहुत ही अच्छा मेरा डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो खादर मिट्टी जो है बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ मिट्टी है। उसके बाद है व्हिच पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द बिहार। तो तेल शोधन कारखाना बिहार के बरौनी में है, बिहार के बच्चों बच्चों को मालूम है। सिल्क इंडस्ट्री भागलपुर का है, सबको मालूम है। जूट इंडस्ट्री जो है पूर्णिया में है। उसके बाद गन फैक्ट्री बक्सर में नहीं है, ये कहाँ पर है, मुंगेर में है। गन फैक्ट्री मीर कासिम के समय से हम लोग हिस्ट्री में देखे हैं। गन फैक्ट्री कहाँ पर है, मुंगेर में, न कि बक्सर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत है। उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान, इट वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 2018। तो ये गलत है। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान भारत बिहार में शुरू किया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण है। तो यह पॉइंट सही है। इट इंक्लूड्स 13 कंपोनेंट्स। तो इसका 11 घटक है, 13 घटक नहीं है। तो यह याद रखिएगा, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें असत्य कौन है, तो 1 और 3 जो है असत्य है। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार के इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो इसमें ये। उसके बाद व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर 2023 और 28। बिहार कृषि रोड मैप 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल चावल गेहूं का उत्पादन नहीं, दलहन तिलहन और जलवायु अनुकूल कृषि। तो इस बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप का किससे है, तो दलहन तिलहन और जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद है बिहार के संबंधित, तो सोनपुर फेयर जो है आपको कहाँ पे लगता है, तो सोनपुर फेयर जो है आपको सारण में लगता है। मंदार फेयर जो है, मंदार फेयर आपको कहाँ पर है, तो यह आपको बांका डिस्ट्रिक्ट में होता है। सौराठ सभा, सौराठ फेयर मधुबनी में होता है। और पितृपक्ष फेयर कहाँ पर होता है, तो गया। ये चारों जो है एबीसीडी सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसका रिसेंटली डिस्कस्ड फ्यूगो वोल्केनो इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। तो फ्यूगो वोल्केनो अभी रिसेंटली न्यूज में था। इसका संबंध कहाँ से, तो ग्वाटामेला से है। ग्वाटामेला में यह ज्वालामुखी आया था। तो इसको हम लोग करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन को एक बार देखें। उससे पहले यहाँ पर बिहार की चट्टानों के हम लोग डिस्कशन किए। क्वाटरनरी चट्टान, विंध्यन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, ये सब एकदम 100% आपका सही होना चाहिए। इससे बिहार का सोमेश्वर फोर्ट जो है देखिए 874 मीटर का यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लोकेशन है ये मैप। तो ये देखिए आपको ग्वाटामेला सिटी में ये फ्यूगो ज्वालामुखी हुआ था। ये कब का न्यूज है, तो 10 मार्च पिछले नेट 1 साल पहले का यह न्यूज है। 60 किलोमीटर फ्रॉम ग्वाटामेला सिटी फ्यूगो वोल्केनो का इरप्शन हुआ था। जस्ट 1 साल पहले का यह न्यूज है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज शोन एज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो यह जो है आपको नेमचा किपकेन। तो यह याद रखिएगा, फरवरी में किसने शपथ लिया पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो नेमचा किपगेन। उसके बाद है व्हिच मिशन इज बीइंग गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, व्हिच मिशन इज बीइंग गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी अंडर द बिहार गवर्नमेंट ग्रीन बजट। तो बिहार के ग्रीन बजट के तहत इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है। तो यह जो है आपको जल जीवन हरियाली मिशन जो आपको हम अभी बताए थे, जो 2019 में स्टार्ट हुआ, इसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन दक्ष 2 बाय द बिहार गवर्नमेंट प्राइमरली एम्स टू इंप्रूव द एजुकेशनल लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑफ व्हिच क्लास। मिशन बिहार सरकार का मिशन दक्ष 2 का मुख्य रूप से इन कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए है। तो मिशन दक्ष पर एक बार बीपीएससी क्वेश्चन आ भी चुका है। इसका संबंध कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। जो कमजोर विद्यार्थी है उसको इंप्रूव करने के लिए मिशन दक्ष चलाया गया है बिहार में। उसके बाद है द रिसेंटली डिस्कस झोरिया कम्युनिटी व्हिच इज डिमांडिंग इंक्लूजन इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट। तो हाल ही में चर्चा में झोरिया समुदाय जो अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए मांग कर रही है, किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपको उड़ीसा से है। ठीक है। व्हिच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस द एज एल्डरली बजट डेडिकेटेड टू एल्डरली। हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित एल्डरली बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरल। केरल में एल्डरली बजट पहली बार पास किया गया है। उसके बाद हु इज द इंडियन टीचर आर्टिस्ट हु रिसेंटली वन द ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर द ईयर 2026। तो वर्ष 2026 के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले भारतीय शिक्षक कौन है, तो इसका नाम है रूबल नागी। रूबल नागी जो है आपको ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 में इन्हें मिला है। ये सब इन्फॉर्मेशन एक बार हम लोग यहाँ पर देख लें। ये देखिए निमचा किपगेन, यह निमचा किपगेन मणिपुर की पहली फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है। उसके बाद आपको जल जीवन हरियाली मिशन को हाईएस्ट बिहार ग्रीन बजट के तहत बजट दिया गया है। उसका मिशन दक्ष जो है, आपको दक्ष का मतलब क्या है, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। किस क्लास के बच्चों के लिए, तो क्लास 3 से क्लास 8 के बच्चों को की प्रोग्रेस को इंप्रूव करने के लिए है। ठीक है। और केरला जो है भारत का पहला स्टेट बना है जो एल्डरली बजट को पेश किया है। कब का न्यूज है, तो 29 जनवरी 2026 का यह न्यूज है। एल्डरली बजट को पेश करने वाला केरला भारत का पहला स्टेट बन गया। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कॉन्स्टिट्यूट एल्डरली कमीशन। वृद्धों के लिए कमीशन भी बनाया है केरला, पहला स्टेट बना है। ठीक है। रूबल नेगी जो है, इसको यह रूबल नेगी, इसको 2026 के ग्लोबल टीचर प्राइज विनर है रूबल नेगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है ओलेग, क्या नाम दिया गया है, ओलेग कोनोनेगो। ओलेग कोनोनेगो द फर्स्ट पर्सन टू अचीव द फीट ऑफ कंप्लीटिंग 1000 डे इन स्पेस बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री।
कि रूस के व्यक्ति अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेगो किस देश से है? तो ये रूस से है। उसके बाद व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सी बॉक्स पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की समय सीमा 100 दिन है या 90 दिन के लिए सी बॉक्स है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली है। तो सी बॉक्स क्या है? यह कार्यस्थल पर वर्क प्लेस पर महिलाओं का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके रिपोर्टिंग से संबंधित है और 90 दिन के अंतर्गत में उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, न कि 100। तो ऑप्शन ए गलत है। यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण में सहायता करता है। यह पॉइंट से इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। इट इज ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन्ड टू हेल्प, क्या है? इट इज ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन्ड टू हेल्प इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस। तो समझ में आ गया होगा सी बॉक्स का। इसमें 100 डेज नहीं है, यह कितना है? 90 डेज का। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डैश फेस्टिवल टू मार्क द 115th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उत्सव का उद्घाटन किया? तो कॉमेमोरेशन। मतलब क्या है? कॉमेमोरेशन है, सिंपल। ठीक है। उसके बाद है हु विल चेयर द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। तो वर्ष 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो भारत में। याद रखिएगा, ये ब्रिक्स पर कई बार क्वेश्चन बनता है और ये इस बार भारत में ब्रिक्स समिट होने वाला है, तो ये क्वेश्चन आने का बहुत ही 99% चांस है। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स का समिट भारत में इस बार होने वाला है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मई। द थीम फॉर ईयर 2025 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय क्या है? तो वर्ष 2025 का जो विषय है यह आपको क्या है? एक सेकेंड। यह है हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पर कुछ फेस्टिवल का नाम दिया गया है और यह किस स्टेट से संबंधित फेस्टिवल है? तो याद रखिएगा, गान नगाई, यह जो फेस्टिवल है गान नगाई, ये मणिपुर का है। गान नगाई फेस्टिवल क्या किससे संबंधित है? मणिपुर। उसके बाद फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये आंध्र प्रदेश का है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश है। जलकट्टू जो है यह तमिलनाडु का है। उसके बाद मकर बिल्कू फेस्टिवल, मकर बिल्कू फेस्टिवल जो है यह आपको कहाँ का है? तो केरला का है। नाम से ही समझ में आ रहा है। मकर बिल्कू फेस्टिवल का संबंध किससे है? तो केरला से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो केवल याद रखिएगा ये सब फेस्टिवल का संबंध किस। कुछ मिनिस्ट्री लॉन्च द कायाकल्प योजना। कायाकल्प योजना 2015 का योजना है। कायाकल्प योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह जो है आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कायाकल्प योजना का संबंध है। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम कॉल्ड कायाकल्प विद द एम टू इंश्योरिंग क्लीननेस एंड हाइजीन इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। हॉस्पिटल में साफ सफाई हो उसके लिए कायाकल्प योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। तो 94 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। उसके बाद टिल व्हिच ईयर हैड द बिहार गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द स्टेट। तो ट्यूबरक्लोसिस को बिहार स्टेट से खत्म कर देना, इसका टारगेट जो है 2025 का ही था, जो 2025 तक बिहार से ट्यूबरक्लोसिस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर मिलान करना युग्म सुमेलित सही नहीं है। तो विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्त्री आज के डेट में है, यह बात सही है। फॉरेन सेक्रेटरी। उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी आज के डेट में कौन है? राजेश कुमार सिंह। यह भी बात आपको यहाँ पर सही है, डिफेंस सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी में जो अजय कुमार भल्ला है, तो होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला नहीं है, गोविंद मोहन है। और रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वह गलत है। ये सब इन्फॉर्मेशन एक बार हम लोग यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी देख लेते हैं। तो 100 डेज कंप्लीट करने वाला कौन व्यक्ति बना है? तो यह आपको रशियन 59 ईयर का व्यक्ति है, ओलोगो। नाम देख लीजिए। रशिया का याद रखिएगा, रशिया का ऑस्ट्रियन कॉस्मोनॉट 59 ईयर का जो है वो 1000 साल स्पेस में व्यक्त किया है। सी बॉक्स का संबंध जो है इसमें 90 दिन का लीगल लिमिट के अंतर्गत में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है 90 दिन में। अगला है नरेंद्र मोदी जो है आपको ये वंदे मातरम के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ 150th ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। उसके बाद ब्रिक्स का 2026 में कहाँ पर होने वाला है? तो इंडिया एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑन 1 जनवरी 2026। तो 2026 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी किसने एज्यूम किया है? तो इंडिया ने किया है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम क्या था? तो हार्मोनी विथ नेचर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद जो है गान नगाई जो फेस्टिवल है कहाँ पर होता है? तो मणिपुर में। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। जलकुट्टू तमिलनाडु में। मकर बिल्लिकू ये जो है आपको केरला का फेस्टिवल। ठीक है। कायाकल्प योजना जो है 15 मई 2015 का यह कायाकल्प योजना है। हेल्थ मिनिस्टर स्वच्छता गाइडलाइंस फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो हॉस्पिटल में किसी स्वच्छता रखा जाए उसके लिए कायाकल्प योजना 15 मई 2015 को लॉन्च किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन सेक्रेटरी आज के डेट में विक्रम मिश्री है। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। होम सेक्रेटरी आज के डेट में गोविंद मोहन है, न कि अजय कुमार भल्ला। और रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव। ये भी हम लोग डिस्कशन किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज इन मार्च 2025 व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 118वां है। भारत के लोग खुश नहीं है, याद रखिएगा। पूरी दुनिया के लोगों में भारत का स्थान कितना है? तो 118वां है। उसके बाद है यहाँ पर लॉन टेनिस। टेनिस पर भी आपको क्वेश्चन बीपीएससी में बनता है। तो ऑस्ट्रेलियन मैन सिंगल में कौन जीता है ये आपको याद रखना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन
मैन सिंगल, ऑस्ट्रेलियन मैन सिंगल को जीतने वाला जेनिक सिनर है, जेनिक सिनर। फ्रेंच मैन सिंगल को जीतने वाला कार्लोस अल्कराज है, फ्रेंच मैन सिंगल को कार्लोस अल्कराज है। विम्बलडन 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 वुमेन सिंगल को जीतने वाली कौन है? तो ये विम्बलडन वुमेन सिंगल को जीतने वाली ईगा स्वातिक, ईगा स्वातेक है। और आपको यूएस ओपन वुमेन सिंगल को जीतने वाली कौन है? तो एरिना सबालेंका, एरिना सबालेंका। तो ये 1 2 3 4 चारों जो था पॉइंट आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये असत्य कथन का पहचान करें। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया, तो यह पॉइंट याद रखिएगा। इसमें असत्य ढूंढने के लिए सही असत्य कथन का चयन करें, तो रॉन्ग, ये याद रखिएगा। यह पॉइंट से प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया। राजभवन का नाम बदल के कर्तव्य भवन कर दिया गया, तो राजभवन का नाम लोक भवन किया गया है। और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया, ये गलत है। केंद्रीय सचिवालय का नाम आज की डेट में क्या है? कर्तव्य भवन। राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया, तो इसमें सेकंड और थर्ड जो है गलत है। आपको केवल पहला जो है सही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में मिला, ये मैच करना। तो भारतीय जनता पार्टी को टोटल सीट कितना मिला है? तो भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट मिला है। उसके बाद जदयू को 85 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को आपको कितना मिला है? 5 और राष्ट्रीय जनता दल को कितना मिला है? तो 25। ये जो सीट है यह सब आपको याद रखना होगा, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो देखिए इंडिया रैंक जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? 118, याद रखिएगा। फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुश रहने वाला आदमी कहाँ पर है? फिनलैंड में। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन मैन में जेनिक सिन्नर, फ्रेंच मैन को जीतने वाला कौन है? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन मैन वुमेन को जीतने ईगा स्वातिक। यूएस वुमेन ओपन को जीतने वाले अरियाना सेवलेंका। उसके बाद से देखिए साउथ ब्लॉक जो है जिसको पीएमओ भी कहते हैं, उसका नाम क्या हो गया? सेवातीर्थ। नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम क्या कर दिया गया? कर्तव्य भवन। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ। रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग और राजभवन या राजनिवास का नाम लोक भवन। तो ये सब नया नाम जो है। और उसके बाद बिहार का जो रिजल्ट आया है 2025 में, उसमें बीजेपी को 89, जदयू को 85, राजद को 25 और हमको 5। यह जो है रिजल्ट आपको याद रखना होगा बिहार स्टेट के लिए। इस तरीके से ये जो 6th टेस्ट पेपर था उसके टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है यह डिस्कशन आपको रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही हेल्प किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि बिहार का कौन कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे समझ में आए कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग ये वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर के साथ।